अब आपकी कुंडली में 2 नंबर के पैसे कमाने के योग है कि नहीं है? अच्छा। आपकी कुंडली में सट्टे से पैसा कमाने के योग हैं कि हाँ। नहीं है? एस्ट्रोलॉजी की मदद से या वास्तु की मदद से हम आईपीएल का कब तक जीत सकते हैं? हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आपको पैसा कमाना है तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मैं तो 10 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा अगली दिवाली तक, तो क्या मैं ऐसे ही बन जाऊंगा? तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक बार ब्रेक डाउन करो। आचार्य लवभूषण जी, आज के इस एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल में हमारे पास एक कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर, हमारे पास एक कॉर्पोरेट वास्तु कंसल्टेंट, हमारे पास एक कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, हमारे पास एक बहुत वाइज इंसान जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारे को समझा रहे हैं। सो दिस एपिसोड इज वेरी स्पेशल क्योंकि जब तीनों का, चारों जितनी भी मैंने चीजें बोली, इन चारों का जब कॉम्बिनेशन आएगा आपके पास इस 1 घंटे के एपिसोड में, 1-1.5 घंटे के एपिसोड में, आपको इतना कुछ जानने को मिलेगा। आपको समझ आएगा कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप फैक्ट्री डालना चाहते हैं, या फिर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, या फिर अगर एक आप रैंडम हाउसवाइफ हो जिनको ट्यूशन पढ़ानी है, या घर से कुछ क्लाउड किचन या कुछ भी अचार का बिजनेस, कुछ भी रैंडम स्टार्ट करना है, दिस एपिसोड इज फॉर यू। अगर आप लॉटरी जीतना चाहते हैं, आई डोंट प्रमोट बेटिंग एप्स। हमारे को इतने सारे मेल्स आते हैं कि ये ऐप प्रमोट कर दो और अच्छा अमाउंट भी ऑफर कर रहे होते हैं, बट स्टिल वी डोंट प्रमोट बेटिंग एप्स। बट मैंने इनसे कुछ जानने की कोशिश करी कि सर बेटिंग ऐप और ये सारी चीजें में जो लोग पढ़ते हैं, इसके पीछे कुछ योग बन रहा होता है, क्योंकि सबको इंटरेस्ट नहीं आता बट बहुत सारे लोगों को आता है। तो हमको ये भी पता लगा कि जो बंदे बहुत ज्यादा लॉटरी जीतते हैं उसके पीछे भी एक योग होता है। अगर आप किसी बेटिंग ऐप में लॉस कर रहे हो तो उसके पीछे भी एक कारण है। तो वो सारी चीजें आपको आपकी कुंडली के हिसाब से पता लगने वाली है कि क्या आप लाखों करोड़ों पैसा कुछ मिनटों में कमा सकते हो। हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं कुछ भी, बट ये भी एक योग होता है। हमने जाना डेप्थ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, और हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज की बात करी, हमने सचिन सर की बात करी, हमने अंबानी सर की बात करी, हमने जाना कि इनकी कुंडली में ऐसा क्या योग था, क्या योग बन रहा था, कैसे स्टार्स थे, कैसे प्लैनेट्स थे, जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े नाम है, और ये कैसे सब कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है। हमने ये सब डीकोड किया है। हमने बहुत डेप्थ में बात करी क्रिकेट के बारे में, हमने बात करी आरसीबी के बारे में। तो जितने भी आरसीबी फैंस हैं उनको मजा आने वाला है और उनको पता लगने वाला है कि क्या कारण है चलते चलते एकदम डाउन हो जाता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, चाहे आप स्टार्ट कर रहे हो या आप एस्टैब्लिश्ड हो, अगर आप आईपीओ तक जाना चाहते हो, जो एक हर एक बिजनेसमैन का सपना होता है जो भी बिजनेस करता है, तो कैसे आप एक अपने नॉर्मल बिजनेस को जो ग्रो कर रहा है या लॉसेस में जा रहा है या डेट में जा रहा है, उसको आईपीओ तक लेके जा सकते हो। हमने ये बात करी है। हमने ये बात करी है कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो, कैसे आप पैसे का योग बना सकते हो। दिस एपिसोड इज वेल्दी फॉर यू, एंड स्पेशली इन्होंने कुछ कुछ बातें हमें ऑफ कैमरा बताई जिसकी वजह से आप नंबर्स देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल पे बढ़ रहे हैं। और अगर आपने थोड़ा सा जूम करके रेवेन्यू देखा होगा तो उसमें भी बोलना नहीं चाहिए ऐसा, बट थोड़ी सी रेज हुआ है। थोड़ी सी रेमेडीज हमें बताई, हमने ट्राई किया करने का और रिजल्ट मिला, बट हमने इतनी ज़्यादा भी नहीं करी। बट अगर आप करते हो, आप बिल्कुल इसमें 100% बिलीवर हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। सो एंजॉय मैनिफेस्टेशन, एंजॉय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंजॉय आचार्य लवभूषण सर ऑन एडॉन टॉक्स। हेलो सर, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच इतनी दूर से आने के लिए, पॉडकास्ट के लिए स्पेशली। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज मैं पर्सनली बहुत बिजनेस इंक्लाइंड हूँ। हमारा खुद स्टार्टअप है और सारी चीज़ें होती हैं। मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा होता हूँ। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड जब मेरे को पता लगा कि आई कैन टॉक टू यू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बहुत सारे डेली कमेंट्स आ रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कुछ बनाओ। तो मेरे को ये सारी चीज़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैसा, कॉर्पोरेट वास्तु, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, ये सारी टर्म्स सुनी मैंने, बट किसी को भी मैंने इसमें अच्छे से बात करते हुए और समझाते हुए नहीं देखा। तो आई वांट कि आज का टॉपिक हम थोड़ा सा मनी मैटर्स के अराउंड रखें, पैसे के अराउंड रखें और कॉर्पोरेट के अराउंड रखें। सो सबसे पहले थैंक यू आने के लिए, एंड एक बार ऑडियंस को और मेरे को आप अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दो, सो दैट जो लोग नहीं जानते या जो नए ज्वाइन कर रहे हैं वो भी आप लोगों को जान जाए। नमस्ते जी, मैं आचार्य लवभूषण, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। उससे पहले मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ। एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेरे ब्लड में है, या वास्तु जिसे कहते हैं कि वो मेरे ब्लड में है। मैंने एस्ट्रोलॉजी वास्तु, मैं जनरली बताऊँ, जैसे आज के जो यंगस्टर्स हैं वो भी एस्ट्रोलॉजी जैसे वास्तु को इतना बिलीव नहीं करते। तो एक टाइम ऐसा था मैं भी बिलीव नहीं करता था और दिन रात काम की दौड़ में लगा हुआ था। तो सडनली मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया जिसमें मान लीजिए कि जो हम लोग अर्श पर थे उसे फर्श पर आ गया, और सब कुछ घोड़ा गाड़ी मकान बिक गया और करोड़ों रुपए का कर्जा मेरे ऊपर हो गया। बहुत ज़्यादा टेंशन में था, दिमाग हेल्थ इशू रहने लग गया। क्यों?
जब आपने एक अमीरी देख ली होती है ना, जब आपने एक पैसा देख लिया होता है, आपने एक शोहरत देख ली है और जी। उसके बाद आप एकदम से डाउन में आ जाते हैं, तो पैसे से ज़्यादा चिंता आपको अपने नेम फेम की हो जाती है। तो उसमें आप बहुत कुछ ऐसे डिसीजन भी ले लेते हो जिसमें लाइफ में आपको लगता है कि यार मेरा नेम नहीं खराब होना चाहिए, Reputation मेरा जो रेपुटेशन बनाई नहीं है। खराब होना चाहिए। तो ऐसे Right. डिसीजन एक बिजनेसमैन की तरह मैंने भी लिए और सब कुछ मैंने धीरे धीरे बिकने लग गया। तो मैं एकदम मान के चलो कि जो मेरे पास एक बंगला था वो मैं किराए के मकान में आ गया। तो उससे हेल्थ इश्यूज हो गए, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, और वो कब कैंसर में तब्दील हो गया मुझे पता भी नहीं लगा। कैंसर, यस। तो मैं मुंबई में टाटा में एडमिट था। 2 ऑपरेशन मेरे बड़े हो चुके थे, छोटा ऑपरेशन मेरा हो चुका था। ओके। तब मैं वहाँ पे जनरली अपन जब आपस में कुछ लोग बात करते हैं, हाँ, तो एक वहाँ पे मेरे किसी सज्जन से मुलाकात हुई और वो एस्ट्रोलॉजर थे। तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछने की या बताने की कोशिश की, तो मैंने उनकी बातें सुनी। तो उनकी कुछ 2-4 बातें मुझे ऐसी लगी कि यार इनको मेरे बारे में ये सब क्यों पता है। जब उन्होंने बताने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे को कुछ रेमेडीज बताई कि आपको ये करना चाहिए। दिस वाज वेरी हल्का फुल्का। आप इस बात को समझ रहे हैं? मतलब कि एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी, रैंडम कन्वर्जन हुई हाँ, और जिसमें उनको लगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। राइट। तो मेरे को ये सब बिलीफ सिस्टम वहाँ पे हुआ कि इनको मेरे बारे में मालूम है, तो मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने हाँ। उन्होंने जो मुझे बताया, मैंने उसको बड़े मन शिद्दत से से follow किया, किया। शिद्दत से फॉलो किया। जी। जैसे ही मैंने उसको शिद्दत से फॉलो करना शुरू किया, तो कुछ चीज़ें मेरे लिए अच्छी पॉजिटिव होना शुरू हो गई। मतलब आप उस फेज में थे जहाँ पे आज लाखों में लोग हमारे को वॉच करते हैं, तो कमेंट्स करते हैं कि हमारे को इतनी परेशानी है ये, तो आप खुद उधर से निकल के आए हो, राइट? Yes. क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मैं मिलता हूँ, वो बचपन से ही कर रहे होते हैं या उनके फैमिली में कोई कर रहा होता था, तो ऐसे इंक्लाइंड हो। बट आप हम में से एक हो कि पीड़ित था तो मैं घुसा। मैं बता। अब दूसरी बात, सबसे पहले अब मैं आपको एक बात और करना चाहूँगा। अक्सर जब लोग मेरे से बात करते हैं तो मुझे पंडित जी कहकर पुकारते हैं, ओके। जबकि मैं बाई कास्ट अग्रवाल हूँ। ओके। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने वो चीज़ें शिद्दत से की, बड़ी मन से की, क्योंकि जब आदमी फ्रेशर होता है ना, वो काम बड़े अच्छे से करता है। तो मैंने शिद्दत से करने को किया, तो वो चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव होने लगी। तो मेरे दिमाग में एक वाइब्स ऐसी आने लगी कि साइंस में कुछ है और इसमें इंडिया में उतना काम नहीं हुआ जितना काम इस पर होना चाहिए था। मैं शुरू से, जब मैं अपने स्टडी में था, तो मैं शुरू से इंटेलिजेंट था, काम करने में इंटेलिजेंट था, सब में। तो मुझे लगा कि इस पे साइंस पे कुछ काम करना चाहिए जी। मैंने कुछ बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले आदमी की, आप जब भी कभी ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे ना, सबसे पहले आप अपनी फोटो देखेंगे कि आपकी फोटो कैसी आती है, जूम करके देखेंगे, राइट। तो ऐसा ही तो मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, किताबों की कलेक्शन लेना शुरू की। उस टाइम ज़्यादा काम भी नहीं था। आप रोड पे आ चुके हैं, करोड़ों रुपये का आपके पास कर्जा है, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप सुसाइड करेंगे या आप सर्वाइव करेंगे। तो कुछ ऐसा ही मैं भी सोच रहा था कि अब पता नहीं, ये इतनी बड़ी कैंसर बीमारी हो गई है, इतना करोड़ों का कर्जा है, पता नहीं सुसाइड करना पड़ेगा कि सर्वाइव करना पड़ेगा। तो जब आपने प्रैक्टिस, मतलब बहुत फास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूंगी, जब आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो क्या गलत था? आपके नंबर्स गलत थे, एस्ट्रोलॉजी गलत थी, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली आप कुछ गलत कर रहे थे लाइफ में, या आपके घर का वास्तु खराब हो रखा था? क्या क्या गलत था? अब देखिए होता क्या है, अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ओके। कि अब जब इस चीज़ों को मैं पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी में आया। ठीक है। मैंने आपको पता कि एस्ट्रोलॉजी मुझे मिला था, तो उससे मैंने बात की, मैं इसमें अंदर धीरे घुसने लगा। तो चीज़ों को पता लगा कि आपका सब कुछ होते हुए भी बहुत एक ग्रह है, आपका 9 में से एक ग्रह भी आपके लिए अच्छा नहीं बैठा हुआ है और उसी की दशा चल रही, तो आपका सब कुछ वो काम खराब कर सकता है। ओके। तो ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसी दशा, एक ऐसी अंतर्दशा मेरे पर आई जिसने मेरा सब कुछ खराब कर दिया, जिसको मैंने संभाला नहीं। जब मैं इसके अंदर में और अंदर जाने लगा, देखा, तो मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजर भी है, या तो न्यूमरोलॉजी भी है, या वास्तु भी है, और या मैनिफेस्टेशन भी है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किसके पास जाऊं। जब मैं न्यूमरोलॉजी की बातें, किसी का लेक्चर सुन रहा हूँ तो वो बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर की बातें सुन रहा हूँ तो वो बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, वास्तु की बातें कर रहा हूँ तो वो बड़ी अच्छी बातें कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आज इंडिया में देखो कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वर्ल्ड में कितना काम हो रहा है, 7 चक्रास पे कितना काम हो रहा है। तो कितने जैसे कोचिस हैं जो इस पे काम करते हैं जी, तो कितने सारे संत जो इस पे काम करते हैं। तो मुझे लगा कि ये साइंस कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। आप 7 चक्रास की बात करो तो हर चक्रा को एक ग्रह है, उसको दिया गया है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे देवता का नाम लिया गया है। एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं तो वहाँ पे देवी देवता का नाम लिया गया है। मतलब हर एक चीज को जो भी वर्ल्ड में प्रेजेंट है, उन सारी चीजों को प्लैनेट्स के साथ सिंक किया गया है, देवता के साथ सिंक किया गया। चाहे आप न्यूमरोलॉजी ले लो, 1 नंबर को सूर्य के साथ सिंक किया गया। आप चक्रा की बात करते हो, जो 7 चक्रा है उसको राहु के साथ लिंक किया गया है। कोई मेरे को कह रहा था कि जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो ये कैमरा, ये माइक, ये राहु है। हाँ, तो मैं कह रहा था इसको भी कनेक्ट करा। बिल्कुल राहु है, ये बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग है।
जितने भी युग हैं, 4 युग हैं, ये इनका हर जो युग है उसको एक प्लेनेट से इसको कोरिलेट किया गया है। जो आज का ये कलयुग है इसको राहु रन कर रहा है। तो राहु। आप देखो ना कि हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, डिजिटल फिल्म, कैमरा, हाँ जो किसी के साथ तो एकदम से घटना एकदम से हो रही है, किसी के साथ नहीं हो रही है। हाँ आज सबको काला चाहिए। हाँ आज कौन से सात्वी कपड़े पहनना चाहता है? आज सबको फिल्म आगे बढ़ना है, सबको नेम एंड फेम चाहिए, सबको मायावी दुनिया चाहिए। तो ये क्या है? ये राहु है। हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं तो भी एक राहु है। तो हर मैंने देखा कि हर चीज़ जो एक साइंस जिससे भी चीज़ें मतलब कि इंटरकनेक्ट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सबके पीछे एक प्लैनेट्स थे, सबके पीछे एक देवता हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं नेचर या प्रकृति लगी हुई है। तो मुझे लगा कि सिर्फ एक विद्या इसमें काम नहीं कर सकती है। यदि आपको पूरी तरीके से सक्सेस होना है और आपको एक लीडरशिप में जाना है, तो आपको सभी की सभी विद्याओं का पे बात करनी होगी। चाहे वो न्यूमरोलॉजी है। अब नंबर्स की मैं बात करता हूँ, तो न्यूमरोलॉजी में अभी अक्सर हम बात करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी की बात करें। न्यूमरोलॉजी लिखी थी कीरोजी ने, जो इंडिया के अर्थशास्त्री नहीं थे। अर्थशास्त्री का मतलब एस्ट्रोलॉजर नहीं थे या वो ऋषि नहीं थे। ओके ठीक है, वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ओके तो उन्होंने उससे प्रभावित होकर, वो उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने अब न्यूमरोलॉजी लिखी, उस पर काम किया, फिर उसमें बहुत सारी बुक्स लिखी। ओके और जो नंबर वास्तु है, ये चाइना के एक ऋषि थे लोशु जी, लोशु, उन्होंने लिखी। जो लोशो ग्रिड भी लोशो बनता है। ग्रिड जिसे कहते हैं। हाँ तो लोशो ग्रिड पहले आया, तो कीरोजी ने उस पर बाद में काम किया। हाँ, ठीक ओके है, तो उन्होंने नंबर वास्तु किया, एलिमेंट वास्तु किया। एलिमेंट पर सबसे ज़्यादा काम लोशु जी ने किया, जो चाइना के ऋषि हैं। लेकिन पढ़ के कौन से ग्रंथों को किया? भारतीय ग्रंथों को पढ़कर किया। तो उन्होंने उस पर काम किया। जैसे आप जितने भी आज फेंगशुई के आइटम्स देख रहे हैं, चाइना के आइटम देख रहे हैं, या जितने भी घर में डेकोरेटिव आइटम देख रहे हैं, यह सब डेकोरेशन की आइटम तो हैं, वस्तु तो हैं, लेकिन इनका वास्तु से कोरिलेशन है। अब सब राहु, चीज़ों का। सब चीज़ों का। आप एक्वेरियम लगाते हैं, तो अब उन्होंने फेंगशुई में, जो चाइना वाले, आपको मालूम है कितने हम लोगों से या टेक्निक में आगे हैं, तो उन्होंने बोला कि आपको राहु का उपाय करना है। तो राहु का सबसे जो जीव है वो मछली है। ओके तो उन्होंने बोला कि मछलियों को दाना डालना चाहिए। अब हाँ। मछली कहाँ आप ढूंढते फिरोगे आज के ज़माने में? तो उन्होंने एक्वेरियम बना दिया। तो जो एक्वेरियम है, जो एक्वेरी में है, वो नॉर्थ में लगता है। ओके नॉर्थ के अलावा वो किसी दिशा में नहीं लगेगा। कहीं लगा दिया तो उल्टे तो रिजल्ट उसके उल्टे रिजल्ट आएंगे। क्यों नॉर्थ में क्यों लगेगा? आप इसके पीछे बात समझिए। जो राहु होता है वो 3 नंबर राशि और 6 नंबर, मतलब कि बुध की दोनों राशियों में ही उच्च का होता है, ठीक है। मिथुन में या कन्या में। और वो दोनों राशियों का जो आधिपत्य है वो बुध के पास है, और जो Okay. बुध की दिशा है वो नॉर्थ है। तो यदि आपका राहु अच्छा नहीं है, तो आपको मछली को दाना डालना है, मछली की सेवा करनी है। तो इसलिए उन्होंने एक्वेरियम बनाया और उसको नॉर्थ में स्थापित किया जाता है, और वो वाटर जोन भी है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल, आपने देखा ना, जो घर में डॉल्फिन मछली लगती हैं, लोइन लगते हैं, रोरिंग लोइन है, या कानून की लेडी है, मतलब देर आर मोर देन 1000 आर्टिकल्स। पैसे वाली पोटली है, बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा है। हमें लाफिंग बुद्धा, आपने कभी देखा? जो लाफिंग बुद्धा जितने भी हैं उनका पेट निकला हुआ है। हाँ तो आपने कभी कोरिलेट किया कि वो इंडियन देवी देवता से किस देवी देवता से मिलते हैं? गणेश जी। गणेश जी या फिर कुबेर जी। हाँ तो उन्होंने अपने ही भाषा में उसकी शेप बना दी, जबकि वो कुबेर जी से या गणेश जी से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड है। तो उन्होंने बुद्धा बना दिया, पैसे वाला बुद्धा बना दिया, तो उनको नॉर्थ में रख दिया। नॉर्थ जी फिर गणेश जी हैं। और एक, आपके घर में कोई खुश नहीं है, आपके घर में उदासी है, तो लाफिंग बुद्धा रख दिया, उसे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में प्लेस किया जाता है। तो ये एक ऐसा साइंस है। तो मैं बड़ा इस पे इंस्पायर हुआ। मैंने काम करना घोड़ों शुरू का कर भी दिया। सिग्निफिकेंस होता है बहुत। लोग पेंटिंग लगा हाँ, देते हैं। लोग घोड़ों की सिग्निफिकेंट है, जिसको ईस्ट में भी लगता है, ये साउथ में भी लगता है, नहीं ये नॉर्थ वेस्ट में भी लगता है, ये नॉर्थ में भी स्थापित होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू आपके नंबर वास्तु, आपके कौन से नंबर मिसिंग हैं, कौन सा एलिमेंट आपकी बॉडी में मिसिंग है। जैसे हमारी जो बॉडी है 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, तो हमें देखना है कि आपका एयर एलिमेंट नहीं है, आपका स्पेस एलिमेंट नहीं है, आपका अर्थ एलिमेंट नहीं है, या आपके पास वाटर एलिमेंट नहीं है, फायर एलिमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आती हैं। अब आपने देखो कैंडल लाइट डिनर है, आपने सुना कि लोग कैंडल लाइट डिनर, ये किसका कंसेप्ट है? बाहर का ही होगा। बाहर का नहीं है, ये इंडिया का कंसेप्ट है। ओके ये इंडियन अर्थशास्त्रों में लिखा गया है। जिस बच्चे में फायर एलिमेंट नहीं है, हाँ। मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर नहीं है, प्रमोट ऐसे किया गया मूवीज वगैरह में कि ऐसा हाँ। लगता है कि यार ये तो बाहर का वेस्टर्न वेस्टर्न कंसेप्ट है, वेस्टर्न Western कंसेप्ट। concept जबकि है। भारतीय शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि ओह। किसी के बच्चे में 9 नंबर नहीं है, फायर एलिमेंट नहीं है, तो उसको कैंडल लाइट डिनर करना चाहिए। अच्छा ठीक है। और इसको हम भारतीय उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि हम लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत हल्के में लेते हैं, हम इंडियंस लोग। जबकि भारतीय ऋषियों के द्वारा ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। लकड़ी के बर्तनों में खाना खाना, पीतल में नहीं खाते, पीतल तांबे में खाते थे। सुना ना, लकड़ी के बर्तनों में खाना खाना, या पीतल में खाना, हाँ। या फिर तांबे में खाना, हाँ। या चांदी के गिलास में पानी पीना, ये हाँ। भी आपके एलिमेंट के अकॉर्डिंग है।
ओके। यदि आपके एक एलिमेंट है वुड एलिमेंट, या आपके पास वो एलिमेंट नहीं है तो आपको लकड़ी के बर्तनों में खाना खाना चाहिए। आजकल तो इसका जो चीज़ें हैं नगण्य हो गई हैं, दिखने को नहीं मिलती हैं। आपके पास स्पेस एलिमेंट नहीं है तो आपको लोहे के बर्तनों में खाना खाना चाहिए। अच्छा। जैसे मैं अभी आपको ऑफ द कैमरा आपके लिए देख रहा था, हाँ। तो आपके पास स्पेस एलिमेंट नहीं है तो आपको हफ्ते में एक बार लोहे के कढ़ाई में कहते हैं ना कि हलवा बना के आपको खाना चाहिए। अच्छा। तो इससे आपका जो स्पेस एलिमेंट है वो मजबूत होगा। आपको आयरन के बर्तनों में महीने में एक बार खाना खाना चाहिए। तो ये चीज़ें वो मैं आपके हम लोग ना चमत्कार देखने लगे हैं। हमें लगा कि लवभूषण जी आचार्य जी से मिलें और ये मुट्ठी में बंद है और ये मुझे ऐसा करके दे दें, पर ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस है, एस्ट्रोलॉजी एक कोचिंग है, वास्तु एक कोचिंग है जिसमें आपको सभी विधाओं पे काम करना पड़ेगा। नंबर्स पे, नंबर वास्तु पे, एलिमेंट वास्तु पे, एस्ट्रोलॉजी पे, वास्तु पे, और सबसे बड़ी बात जो आज तक लोगों ने इसको कनेक्ट नहीं किया, मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजन बोर्ड पे। इन सब चीज़ों को मैं नहीं बोला कि मैं जो काम करता हूँ चारों चीज़ों को क्लब करके करता हूँ कि आपको यदि मैनिफेस्ट करना भी है तो उसके लिए भी आपकी एक पर्टिकुलर एक दिशा है। बट जैसे नो ऑफेंस, बट जैसे अब आई रिप्रेजेंट एक मॉडर्न वेज कि मतलब मैं इन चीज़ों में अब घुसने लग रहा हूँ, जैसे पॉडकास्ट चल रहे हैं और लोग आ रहे हैं तो तब मैं चीज़ों में घुस रहा हूँ। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ द सीक्रेट मूवी के बाद से स्पेशली, और फिर बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया गया, बेचा गया कि आप सोचो तो ऐसा होगा, ये होगा होगा। बट कभी किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या कि अगर मैं बस सोच रहा हूँ तो मैं हो जाएगा। लाइक कि अगर मैंने बैठे बैठे सोच लिया कि यार मैं तो 10 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा अगली दिवाली तक, तो क्या मैं ऐसे ही बन जाऊंगा? तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक बार ब्रेक डाउन करो। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी देखो, जब आदमी को पैसा चाहिए तो आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी देखता है। मैंने द सीक्रेट मूवी देखी, मैंने बहुत से ऐसे ट्रेनर्स को, कोचेस को, उनके सेशन अटेंड किए, उनको लाख लाख रुपए दिए। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, उनके सेशन अटेंड करने, तो उन्होंने वो क्या सिखा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। मैंने देखा कि 90% लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर तो रहे हैं लेकिन सक्सेस उसमें से 10% भी नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों? हाँ, इसके पीछे कोई ना कोई तो बात हो गया। तो मैंने इसको इस पर डीप में गया, इसको और पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे पता लगा कि इसमें बीच में और बताना, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले आपने सिर्फ सुना हुआ, नेटवर्कर्स हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि आपको मर्सिडीज चाहिए, तो मर्सिडीज के फोटो बाइक में हो जाओगे ऑडी में तो वो अपने घर पे लगा दो, आपको कितना पैसा चाहिए तो ये घर पे लगा दो। तो मैंने इसको आपस में इंटरकनेक्ट करने की कोशिश किया। मैंने इसको देखा कि ये सब चीज़ें हैं। तो एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी में हमारा हाउस होता है 11th हाउस, वो डिजायर फुलफिलमेंट हाउस बोला जाता है, उसे लाभ का हाउस बोला जाता है। दूसरा हाउस है वो पैसे वाला हाउस बोला जाता है। तीसरा हाउस है वो नेम एंड फेम का हाउस बोला जाता है। ठीक है। तो मैंने इसको आपस में इंटरकनेक्ट किया तो मुझे पता लगा कि आपको जो विजन बोर्ड लगाना है वो एक आपके हर आदमी की जातक की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अच्छा, मतलब अगर मेरे को विजन बोर्ड लगाना है तो शायद आपको किसी और डायरेक्शन में लगाना है, मेरे को किसी और डायरेक्शन में लगाना है, और वहीं बैठ कर मैनिफेस्ट करना है आपको उसी के सामने, वही जोन के अंदर, क्योंकि वो देवता आपके लिए बना है, वो डायरेक्शन आपके लिए बनी है। आपने सुना होगा ना कि बोल मेरे आका तेरे को क्या चाहिए। अल्लादीन का चिराग था, अल्लादीन का जिन था। तो ऐसी प्रकार से वो एक जोन आपका जोन है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ का जोन है। यदि आप बैठ के वहीं पे बैठ के मैनिफेस्ट करते हैं तो आप एक नहीं, आप एक और एक 11 हो जाते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु या मैनिफेस्टेशन क्या है, वो ये कहते हैं कि प्रकृति से आपको क्या चाहिए, आपको मैसेज प्रकृति तक पहुँचाना है। एस्ट्रोलॉजी चमत्कार ऐसे नहीं मैं कहना चाहता कि वो काम होने कब लग जाते हैं, वो काम तब होने लग जाते हैं जब आपका मैसेज नेचर तक पहुंच जाता है। ठीक है, कर्म आपके हैं, अच्छे कर्म आपके हैं, बुरे कर्म आपके हैं, वो आपको भुगतने पड़ेंगे, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन वो कर्म हम उनको कैसे कम कर सकते हैं? जैसे अब आपको एक मकान घर लेना है और आपके पास 5 लाख रुपए है और घर 50 लाख रुपए का, तो आप क्या करोगे? किराए होम लोन लेंगे। हाँ, लोन लेंगे, होम लोन लेंगे और उसकी इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे चुकाएंगे। और जब उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाते हैं तो बैंक आपको बैंकरप्ट कर देगा या करेंसी आपका घर जब्त कर लेगा। उसी प्रकार से यदि आपने पिछले जन्म में कोई बैड कर्म किए हैं, पुराने जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, जिसका भुगतान आपको इस जन्म में करना है, तो देवता ने बताया गया है। अब ऐसा नहीं तो है नहीं कि मैंने पिछले जन्म में जो कर्म कर दिए या मेरे पूर्वजों ने कर दिए इस जन्म में भुगत रहा हूँ, और मेरे को कोई पश्चाताप का भी तो चीज़ें मालूम होनी चाहिए ना कि मैं वो पश्चाताप करना चाहता हूँ जी। तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी में हमारे ऋषियों ने बताया कि आप उसके पश्चाताप कैसे कर सकते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो बोलता है कि कर्म तो तेरे को भुगतने पड़ेंगे, वो इकट्ठे ना लेकर उसको किस्तों में भुगत सकता है। जैसे आप होम लोन लेते हो या कार लोन लेते हो, तो बोलते हैं आपको देने पड़ेंगे, वो संकट एकदम से ना आए, उसको किस्तों में करें, डिवाइड कर लो,
तो वो आपको एस्ट्रोलॉजी बताती है, तो आपको वास्तु उसमें हेल्प करता है, वो न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है, वो मैनिफेस्टेशन आपको उसमें हेल्प करता है। लेकिन यदि कहीं आपने वो चीज़ें नहीं की, वो काम आपने नहीं किया, तो वापिस से कर्म आपके ऊपर हैवी हो जाते हैं। वो आपको चीज़ें वापस से आपकी लाइफ जैसे पहले चल रही थी वैसी होनी शुरू हो जाती है। वो आपको लगता है कंफर्ट जोन में आ गए हैं, क्योंकि देवता किस्त नहीं भरोगे तो बैंक वाले तो आपके घर पर रिकवरी करने आएंगे। पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है, जैसे कि मैं अब इतने सारे लोगों से मिल रहा हूँ तो डिकोड कर पाता हूँ कि आपको सही भगवान से भी पूछना चाहिए या मांगना चाहिए। लाइक कि अगर मैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं समझ आया, मेरे को आप क्लियर करना कि क्या मैं ये गलती भी कर सकता हूँ कि मैं किसी इन भगवान जी से मैं विश मांग रहा हूँ बट मेरे को किसी और भगवान जी से मांगनी चाहिए तो वो जल्दी पूरी हो गया, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है? ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल होता है। ओके, देखिए जैसे इंडिया में, भारत में ये बात कही गई है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। हाँ, तो पहले मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, वो 33 करोड़ नहीं, वो 33 कोटि देवी देवता हैं। कोटि, 33 कोटि, थोड़ा 33 ही elaborate देवी, कर दो इसमें। हाँ इसमें 33 ही देवी देवता हैं। हाँ, और हम जैसे अपने वास्तु के बारे में सुना होगा तो वहाँ पे 45 देवी देवता की बात की जाती है। वो 45 देवी देवता नहीं है, वहाँ पे 33 देवी देवता हैं और 12 दानव हैं। ओके, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई असुर। है, असुर हैं, हाँ। तो सुर 33 हैं और असुर 12 हैं। हाँ, और उनकी जो माता है, एक अदिति माता है और एक दिति माता है, वो भी एक सुर में और असुरों में भी आती है जी, तो इसी प्रकार से जितने भी 33 देवी देवता हैं, 33 देवी देवता की मैं बात कर रहा हूँ, तो हर देवी देवता के पीछे जो जिम्मेवारी लगाई गई कि ये आपकी संतान है। ओके, आप शिव को मान सकते हैं, आप माँ अम्बा को मान सकते हैं, या आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं आप उनसे मान सकते हैं। बट ये फिगर आउट हो सकता है कि मैं किनका हूँ? आप किनके देवी देवता हैं, आप किनकी संतान है, हाँ। ये फिगर आउट होता है आपकी जन्म तिथि को देख के। अच्छा, तो उसी प्रकार से आपका एक देवी देवता भी है जो आपका पर्सनल है, देखो, भी आप उसी को मानते हैं, आप जी। उसी से चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपकी सुनेंगे। देवी देवता अच्छा। के बाद एक प्लांट भी है, एक हाँ। पौधा भी है। हाँ, जैसे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे जामुन का पौधा है, किसी के लिए आम का पौधा है, तो यदि वो जामुन का पौधा उसका फेवरेट पौधा है या अति मित्र पौधा, तो उसे वो जामुन नहीं खाना है। किसी अच्छा। का आंवला है, किसी हाँ। का आम है, तो जितने भी प्लांट है ऐसे आपके प्लांट है। ऐसे ही हर आदमी का एक एनिमल है। तो ये फिगर आउट सिर्फ कैसे होगा? डेट ऑफ बर्थ से। डेट हर आदमी का एक बर्ड है, पशु है, एक पक्षी है। तो यदि उस पक्षी की सेवा करता है, जैसे नॉन वेज में है, किसी के लिए गोट है तो उसको मटन नहीं खाना चाहिए, किसी के लिए हैन है तो उसको चिकन नहीं खाना चाहिए, किसी के लिए मछली है तो उसको फिश नहीं खानी चाहिए। तो इस प्रकार से मतलब ये पांचों चीज़ें जितनी भी नेचर में बनी हुई हैं वो सब आपके लिए फेवरेट है। यदि आप उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं, आप उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ें नेचर आपके लिए वो रास्ते खोल देती है जो आप उससे चाहते हैं। ऑल्सो आई वांट टू टॉक अबाउट कि मेरे को जैसे बहुत फैसिनेटिंग लगता है एंड आई वांट टू ट्रैवल पूरा इंडिया, बट थोड़ा सा ऐसे मैं धार्मिक भी हूँ तो आई वांट कि स्टार्ट में ऐसे करूँ कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग जाऊँ, 4 धाम की यात्रा करूँ। फिर मेरे को एक कॉन्सेप्ट ऐसी पता लगा कि ज्योतिर्लिंग भी हमारी राशि के साथ कनेक्ट होता है। बिल्कुल राशि में होता है। आप देखें ना कि ज्योतिर्लिंग कितने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग 12 हैं ज्योतिर्लिंग। और 12 ही राशियां हैं। 12 कभी भी किसी व्यक्ति को 12 के 12 ज्योतिर्लिंग ट्रैवल नहीं करने चाहिए। इसमें से 3 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जो आप देखो, जितने भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी 12 के 12 ज्योतिर्लिंग किए, तो या तो उसकी तबीयत खराब रहने लग जाएगी या वो किसी न किसी समस्या में आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपकी राशि के अनुसार आपको किस ज्योतिर्लिंग पे सबसे पहले जाना है। आप शादी की समस्या से पीड़ित हैं तो 7 नंबर जो हाउस है वहाँ पे कौन सी राशि बैठी है, वहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, उसको ट्रैवल करना है। आपको पैसे की समस्या है तो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 राशियाँ हैं, तो आपको किस ज्योतिर्लिंग में जाना है ये आपको देखना है। और मैक्सिमम आपको अपनी लाइफ में 9 ज्योतिर्लिंग को ही विजिट करना चाहिए। 9 से ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, वो उल्टा इफेक्ट होता है। वोल्टा इफेक्ट आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें भी मतलब कि ये क्या है क्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइंस है। जब इसमें आप अंदर जाएंगे तो हंसते चलाएंगे। फंसते चले कम से कम 10-15 एपिसोड और चाहिए। ओके, हाँ, दैट्स वाज सो हैवी क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी हैं मेरे को और अभी 21 मिनट ही हुए हैं। सो आई एम सो ग्लैड एंड ओके, सो बेसिकली आई वांट टू टॉक अबाउट मनी बिकॉज पहली चीज़ कि मैं खुल के बात कर सकता हूँ आपसे क्योंकि आप भी पहले लाइक इस फील्ड में आए हो समझ के, तो थोड़ा सा कंफर्ट मेरे को एक वहीं पे मिल गया कि चलो कोई नॉन बिलीवर से अगर बिलीवर बनता है तो आई कैन जस्ट फ्रीली मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को जो सवाल आ रहे हैं वो डेफिनेटली आपको भी आए होंगे उस टाइम पे। सो लेट्स टॉक अबाउट मनी कि क्या हम एस्ट्रोलॉजी से करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी या सारी चीज़ों को कंबाइन करके, या कैसे? देखिए बिल्कुल बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपके पास एक विजन होना चाहिए। ओके, आपके पास एक पैसे कमाने का
सपना होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है, प्लान होनी चाहिए, आपके पास एक फनल होना चाहिए जी। मोस्टली सभी के पास है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं तो मुझे फिगर आउट करते हैं कि सर मुझे 100 करोड़ पे कमाना है, हाँ। मुझे 1000 करोड़ पे कमाना है, मुझे 10 करोड़ पे कमाना है। हाँ। तो सबसे पहले आपको एक शुरुआत करनी है। यदि आपके पास सपना है, आपके पास विजन है, तो एक स्टार्टिंग होनी चाहिए। स्टार्टिंग कहाँ से? आपको 100 करोड़ कमाना तो पहले आपके पास 1 करोड़ रुपये होने चाहिए। यदि आपको 1000 करोड़ कमाना तो आपके पास 10 करोड़ रुपये होने चाहिए। आप उस लाइन में तो लगना शुरू करो ना। आपके पास आज की डेट में 10 लाख भी नहीं है और आप 100 करोड़ रुपये बनना चाहते हैं, तो मतलब कि सपने भी औकात अनुसार देखो। हाँ, तो मेरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप देखो ना, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे पेटीएम का मालिक, उसके पास क्या था पहले। यदि मैं धीरू भैया माने की बात करूँ, उसके पास पहले क्या था कुछ। तो इसका मतलब कहना कि नेचर ने, कहना कि प्रकृति ने उनकी ये लोगों की हेल्प तो की है ना जी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप ये जो एस्ट्रोलॉजी है या वास्तु है, नंबर्स हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपकी मदद कैसे करता है? ये आपकी मदद ऐसे करता है कि आप मेहनत कर रहे हो तो वो चीज़ें आपकी सीधी पड़ने लग जाएं। जैसे आप हाईवे पर जा रहे हो तो गाड़ी 120 की स्पीड पे चले, वो खड्डे कम से कम आए, वो आपको तकलीफें कम से कम आए, तो उसमें प्रकृति आपकी हेल्प करती है, रास्ता क्लियर करती है, नेचुरल हेल्प करती है कि आपको ऐसे ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाएं जो लोग आपके सपने आपकी लाइफ में पूरे करने में आपकी मदद करें। तो ऐसे इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है, ना कि इस तरीके से। जब देखो ये पैसा जो है, आज की डेट में पैसे की बात करता हूँ, इंडिया में कितने लाख करोड़ रुपए के नोट छपे हुए हैं। अभी पैसा यदि किसी का नुकसान होता है तो किसी का फायदा होता है। हाँ। तो पैसे का ट्रांसफर तो कहीं ना कहीं से तो हो ही रहा है ना। मैं आज कोई काम कर रहा हूँ तो पैसा तो कहीं ना कहीं, कुछ लोग मेरे को पैसा दे रहे हैं तो किसी की जेब से जा रहा है, इकोनॉमी घूम रही है तो किसी की जेब में आ रहा है। तो इसी तरीके से प्रकृति आपके लिए काम करती है। आप देवता कैसे काम करते हो आपको बताता है। हर जो ग्रह काम है वो किसी न किसी ग्रह का है। जैसे कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी की अपने बात करते हैं, हाँ, तो जैसे आप आज पॉडकास्ट काम करते हैं, पॉडकास्ट का काम, तो ये काम राहु ग्रह का है। ओके। और इसको 3rd हाउस से देखा जाता है। जितने भी बोलने वाला काम है इसको 2nd हाउस से देखा जाता है, ये स्पीच का काम है। जितने भी रियल एस्टेट के काम है ये 4th हाउस के काम है। जो लैंड है ये मंगल है, और जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये शनि है। अब लैंड भी 3 प्रकार की होती है, पानी वाली लैंड, सूखी लैंड और पहाड़ों वाली लैंड। हाँ। यदि पहाड़ों वाली लैंड है तो चंद्रमा है, और यदि वो बिना पानी की लैंड है तो वो शनि है। हाँ। और यदि वो प्लेन लैंड है तो मरकरी है। तो कितना ब्रीफ है। ये आपको इस प्रकार से देखना पड़ेगा। यदि वो मल्टी स्टोरीज है तो राहु है, और यदि वो कोने की बिल्डिंग है तो वो केतु है। तो 2 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन गया, वो 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये चीज़ें हर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा बैठा हुआ है। अब अक्सर हम लोग कहते हैं कि ईस्ट का घर लेना चाहिए। अब आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य का मतलब ईस्ट, तो जैसे ही आपने सूर्य आपका अच्छा नहीं है और आपने ईस्ट का घर ले लिया तो गवर्नमेंट से आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। सूर्य मतलब नेबर, पड़ोसियों से आपका झगड़ा शुरू हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो जाएगा, पेट की समस्या रहने लग जाएगी। तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपके एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कौन सा ग्रह आपके लिए है। तो मैं इस बात से ना थोड़ा सा परेशान भी हो जाता हूँ क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजर को देखता हूँ, आपके पास भी आते हैं, लोगों के पास भी जाते हैं, तो वो फ्री में विचार उपाय बताना शुरू कर देते हैं। मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशान भी रहता हूँ। ओके, बाय। देखिए क्या है, एक तरीके से तो अच्छा काम नहीं कर रहे। लाइक आई वांट टू नो, एलैबोरेट कीजिए आप। मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने हार्ट के डॉक्टर को कहते सुना है कि आपको हार्ट अटैक आ गया, आप कैंची लीजिए और घर पे ऑपरेशन करना शुरू कीजिए? नहीं। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि ये आप काम डॉक्टर या किसी भी ऐसे डॉक्टर को कि आपका पैर टूट गया है, अब आप घर पे खुद अपना प्लास्टर कर लीजिए? नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसा वो ट्रीटमेंट है ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी ट्रीटमेंट है। और यदि आप इसको इतना हल्के में ले रहे हैं तो लाइफ में आप परेशान हो रहे हैं। एक बहुत अच्छे फॉरेन के, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने बोला था कि हो सकता है कि करोड़पति लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो ना करें बट अरबपति लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो जरूर करते हैं। तो ये एक आप ये माने कि 9 ग्रह हैं, 9 राशियाँ, 12 राशियाँ, 12 भाव, 12 महीने। अब देखिए कि जो ये संडे, मंडे, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, तो ये कहाँ से नाम आए? इसको आज पूरा वर्ड फॉलो कर रहा है, कहाँ से नाम आए? ग्रहों से ना। तो क्यों मान लो यदि ये शनि ग्रह है तो यूएसए ने जो नासा का बोलते हैं तो उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं रखा? रख देते अपना नाम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें भी एक मिसकंसेप्चुअल हो गया है। उन्होंने संडे को क्या बोल दिया? रेस्ट डे बोल दिया, जबकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार संडे रेस्ट डे नहीं था। संडे आराम का दिन नहीं है, आराम का दिन शनिवार है। शनिवार लेजी डे है। ओके। और फ्राइडे फन डे है। ओके। मैं आपको बताता हूँ, जो संडे है वो सूर्य का दिन है। उस दिन तो काम करना है, शुरू करना है आपको। सरकारी ऑफिस उस दिन खुलने चाहिए। आज भारत में या पूरे वर्ल्ड में संडे को सरकारी ऑफिस क्या है? बंद है।
और हम लोग संडे को क्या करते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं हाँ या वाइन पी रहे हैं या काम कर रहे हैं, जबकि शनि और जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं ये क्या है, ये शनि है। जितने भी हम पकोड़े या छोले भटूरे खाते हैं संडे को, तो हम कहीं ना कहीं सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। दिस शुड बी ऑन सैटरडेज। दिस शुड बी सैटरडे। शनि एक जो शनि ग्रह है वो सबसे वृद्ध ग्रह है, बुजुर्ग ग्रह है। तो उसका काम है कि लेजी, आराम से करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप उसे बोलो कि मैं नया काम करना चाहता हूँ, तेरे को क्या जल्दी है। सबसे बुजुर्ग ग्रह शनि है। तो भारतीय इकोनॉमी के जो जब लिखा गया था तब शनि को लेजी डे बोला गया था, आलस का दिन बोला गया था, जिस दिन मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इस दिन आराम करूंगा। फ्राइडे को क्या बोला था, फन डे बोला गया था। तो ये भी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि मैं छोटा था तो एक बार ना मेरे को साइकिल खरीदनी थी, तो सैटरडे पड़ रहा था, तो इन्होंने स्किप कर दिया। बहुत रोया था कि नहीं आज ही चाहिए, बट कह रहे थे कि सैटरडे को लोहा नहीं लाते। और मैंने ना जिद करके ले ली कि नहीं मेरे को चाहिए, आज तो चाहिए। बच्चा था, फैल गया, तो उन्होंने ला दी। वो साइकिल कभी चली ही नहीं, लाइक उसमें कभी चेन टूट रही है, कभी कुछ हो रही है, लाइक मैं उस साइकिल से कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो ये भी कॉन्सेप्ट होते हैं या सिर्फ एक मिथ है? नहीं, ये बिल्कुल कंसेप्ट है। शनिवार को लोहा लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके शनि के ऊपर। मैं बोलता हूँ कि शनि से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मंगलवार। मंगलवार को कभी भी लोहा नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मंगल और शनि आपस में परम शत्रु हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छा है और उच्च का बैठा हुआ है और उसके आसपास कोई अच्छे बड़े अच्छे ग्रह हैं, तो शनिवार को लोहा लेकर आना चाहिए। और यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आपको शनिवार को लोहा नहीं लेकर आना चाहिए। लेकिन आपका शनि अच्छा है या शनि अच्छा नहीं है, तो भी आपको मंगलवार को लोहा नहीं लेके आना चाहिए, ये डैम श्योर है। ट्यूसडे तो कैंसिल ही कर दो। कैंसिल ही करना चाहिए। ओके। अब मैं इसमें एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे व्यापार की बात करता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जैसे आपका लोहे का काम है, जूतों का काम है। अब मैं आपको बताता हूँ, हर जो काम है वो किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। आपका लेदर का काम है, आपका शूज़ का काम है, आपका हैवी मशीनरी का काम है, आपका कोयले का काम है, आपका सरसों के तेल का काम है, मस्टर्ड का काम है। ये सभी काम शनि के काम है। ओके। और यदि आप ये काम कर रहे हैं तो आपको कभी भी लाइफ में सरिया या लोहे का तेल दान नहीं करना चाहिए। ओके। अच्छा सर, अभी हमने बात करी थी, जब हम थोड़े देर पहले आपने धीरू भाई अंबानी जी का नाम लिया कि वो कहाँ थे और कहाँ आ गए। और ऑफकोर्स चीज़ें मैटर करती हैं, पैटर्न्स मैटर करते हैं। सो आई वांट टू नो कि ये भी चीज़ मैं जैसे हमारे कर्म होते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि पेरेंट्स के भी कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं बच्चों पे, ये सच है? बिल्कुल सच है। ओके। तो धीरू भाई अंबानी और उनके भी फॉरवर्ड होने चाहिए थे, बट आज की डेट में अगर हम देखें तो दो भाई हैं, दोनों को इक्वल वेल्थ मिली। एक मल्टीप्लाई कर रहा है बहुत अप वे में, दूसरा मल्टीप्लाई कर रहा है बहुत डाउन वे में। तो ये एकदम से ग्राफ ऊपर नीचे कैसे हुआ? अगर मतलब चलना तो सेम चाहिए था, तो इसमें क्या मैटर हुआ? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि हर आदमी की कुंडली, हर आदमी के ग्रह अलग होते हैं। आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमीरों के खानदान में पैदा होते हैं, लेकिन वो मरते अमीर के रूप में नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गरीब पैदा होते हैं, लेकिन अमीर वो पूरी दुनिया पे राज भी कर रहे हैं। तो हर आदमी के ग्रह, हर आदमी की कुंडली अलग अलग है। लेकिन मैं इसके अंदर आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जानकर हैरानी होगी, जो मुकेश अंबानी जी हैं, वो उनका जो हॉरोस्कोप आपने कभी देखा नहीं है। मैंने उनका मुकेश अंबानी जी का भी देखा है और मैंने अनिल अंबानी का भी देखा है। ओके। उन दोनों के हॉरोस्कोप में दिन रात का डिफरेंसेस है, बहुत अंतर है। लेकिन उसके साथ साथ में जब मुकेश अंबानी जी को देखेंगे ना, तो ऐसी ऐसी पूजाएं वो हर साल कराते हैं। जैसे अभी उन्होंने एक सहस्त्र चंडी यज्ञ कराया है। जैसे मैं हर साल नवचंडी नवकुंडी यज्ञ करता हूँ, वैसे भी वो हर साल एक सहस्त्र चंडी यज्ञ या इस तरीके की जो देवी देवताओं से जो आपको आशीर्वाद है ना, इस तरीके का यज्ञ है, वो हर इस साल की पूजा करवाते रहते हैं। कभी वो नाथद्वारा में होते हैं, कभी वो किस तरीके के होते हैं। क्या आपने इस तरीके से अनिल अंबानी जी को देखा है? नहीं। तो मेरे कहना है कि मतलब सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ सब कुछ ग्रह ही नहीं है। आपको इनके साथ साथ में वो सब काम भी करने पड़ेंगे जो आप उन देवताओं को प्रसन्न करना है, चीज़ों को लेना है। यदि आपको लगता है कि आपके ग्रह कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे जो सहस्त्र चंडी यज्ञ है, जैसे मैंने अभी, आप मेरा यूट्यूब देखेंगे तो मैं हर अमावस्या को यज्ञ करता हूँ, हर पूर्णमासी को यज्ञ करता हूँ, महीने में 8 से 10 दिन मैं फास्ट करता हूँ। यदि आपको ऊपर वालों से, भगवान से कुछ चीज़ें प्रकृति से लेनी है, तो आपको ऐसे काम कुछ करने पड़ेंगे, जो आपको कुछ ऐसी तपस्या करनी पड़ेगी। आप देखो, भगवान जो श्री राम थे, जब उन्होंने युद्ध किया था तो उन्होंने भी तो एक बहुत बड़ा हवन की यज्ञ, शिव जी की पूजा की थी। तो उनको क्या जरूरत थी? यदि आपको कुछ प्रकृति से लेना है, तो यहाँ पे एक अमीर की कुंडली भी है, यहाँ पे गरीब की कुंडली भी है। और गरीब आदमी को यदि अमीर बनना है, तो उसके पास एक विजन होना चाहिए, और वो भगवान के प्रति उसकी सच्ची श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। और फिर वो टेक्निक पे काम करता रहेगा। यदि आपको लगता है कि आपको बहुत बहुत पैसा हो गया है, अब आपको उन चीज़ों की जरूरत नहीं है, तो वो भगवान आपको पलटी भी मार सकता है।
गॉट इट। तो सपोज जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आपने बताया कि हम यज्ञ करते हैं, मेरे दिमाग में क्या आता है, लाइक एक बहुत नेचुरली एक किडिस सा सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर मैं भगवान से पैसों के लिए यज्ञ कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ तो मैं बहुत सेल्फिश लगूंगा, लाइक कि मैं पैसों के लिए भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कर रहा। तो ये एक मेरा माइंड सेट है, तो आई वांट टू नो कि ये सही माइंड सेट है, गलत माइंड सेट है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भगवान के आगे जब भी हाथ जोड़ता हूँ, जब भी मैं जैसे सुबह जोत जलाता हूँ, तो आई जस्ट थैंक्स कि ये आपने जो भी दिया उसके लिए, और मैं बस बातें कर रहा होता हूँ भगवान से, सारे भगवान से जो भी उनको देख रहे हैं, धूप बत्ती करते हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग टू देम। बट अगर मेरे को बहुत ना अजीब लगता है कि मैं उनको कहूँ कि भगवान मेरे को अमीर बना दो, या मेरे को पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, इस इधर इतने टाइम में इतना सक्सेस चाहिए, मैं वैसे नहीं करता। तो मेरे को ये बहुत अच्छा नहीं लगता मांगना भगवान से मटेरियलिस्टिक चीज़ें। स्पिरिचुअली आई आस्क कि मेरे को वाइज बनाओ, मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए, ये सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ, बट मैं मटेरियलिस्टिक नहीं मानता। तो क्या ये मेरा एक गलत माइंडसेट है या व्हाट? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और ऐसे हज़ारों क्वेश्चन हज़ारों लोगों लाखों लोगों के दिमाग में चल रही हैं जी। तो मैं आपको, अक्सर लोग आपने सुना होगा ये कहते हो कि मंदिर में जाते हैं तो आपको कुछ भगवान से नहीं मांगना चाहिए। जैसे आप कुछ मांगते हैं तो वो जो आपकी विश है वो हैवी हो जाती है और भगवान तक नहीं पहुंच पाती है। ओके। तो मैं इस कंसेप्ट में थोड़ा सा, मेरा विचार इसमें कुछ अलग है। जैसे आपने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भगवान से मांगूंगा, मुझे लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको सेल्फिश होना चाहिए। ओके। सेल्फिश होने में कहाँ बुराई है? यदि आप जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जब तक आप कुछ मांगते नहीं है, किसी से कुछ चीज़ मांगते नहीं है, तो आपको कुछ मिलता नहीं है। तो आपको तो मांगना ही पड़ेगा, ऊपर वाले को कहना पड़ेगा ना कि मुझे ये चाहिए। लेकिन आपको जो चाहिए उसके पीछे आप एक पर्पज होना चाहिए, आपको उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आपको 100 करोड़ पे कमाने हैं तो क्यों कमाने हैं भाई? आपने बोला कि जैसे उस ऊपर वाला आपके पास आया पूछने के लिए कि आपको 100 करोड़ पे चाहिए, तो आपने बोला कि सर मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। कितनी चाहिए? 1 चाहिए, 2 चाहिए? एक गाड़ी करोड़ रुपए की है, महंगी से महंगी 3.5 करोड़ रुपए की है। आपको एक बंगला चाहिए, बंगला 5 करोड़ रुपए का है, 10 करोड़ रुपए का है। फिर खाने को चाहिए, पूरा जीवन आप खाते रहोगे तो भी 1 करोड़ से ऊपर नहीं खा पाओगे, तो 10 करोड़ में निपट गया। तो फिर बाकी 90 करोड़ रुपए का आप क्या करोगे? तो आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको देवता को बताना है, आपको ऊपर वाले को बताना है कि इस 90 करोड़ रुपए का मैं समाज को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मैं समाज की सेवा करूंगा, जिस काम के लिए मुझे आपने भेजा है मैं वो काम करूंगा। वापस प्रकृति में डाल रहा हूं। हाँ, आप किस प्रकृति में डालिए कि आज देखिए ना कि जो हम लोग पैसा कमाते हैं, पैसा नहीं जो कमा रहे हैं, यदि आप टाटा बिरला की बात करते हैं तो इन्होंने पैसा कमाने के साथ साथ में एक वैल्यू भी क्रिएट की है। तो लोग आज इनको जानते हैं कि लोग, मैंने बिरला सन लाइफ कंपनी में एज ए ब्रांच हेड काम किया है, तो मैं जब वहाँ पे उन्होंने वैल्यूज मेरे को दी, उन्होंने काम के साथ साथ में एक लोगों को फॉलो भी किया। बहुत सारे कॉरपोरेट्स भारत में ऐसे हैं जिन्होंने पैसा तो कमाया लेकिन उन्होंने वैल्यू क्रिएट नहीं की है। तो पैसा आपके पास तभी आएगा, पैसा चीज़ें तभी आएंगी जब आप ऊपर वाले को ये बताएंगे कि पैसा मुझे क्यों चाहिए, और फिर आप उस दिशा में बैठिए, वो काम कीजिए। और एक आपको स्टेप से शुरू करना पड़ेगा। जब आपको 100 करोड़ कमाने हैं तो पहले 1 करोड़ पे कमाएं, फिर 10 करोड़ पे कमाएं, फिर 100 करोड़ पे जाएं। और पैसा कैसे नहीं आएगा? पैसा तो नेचर के पास ही है। बहुत सारे लोगों के पास अरबों रुपये खरबों रुपये पड़ा हुआ है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। तो भगवान भी चाहते हैं कि पैसा चलता रहे, उन लोगों के पास जाए जो काम करना चाहते हैं, जो मेरी संतान है, जो मुझे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मेरे पैसे को सही यूज़ में लेके आना चाहते हैं। आज मैंने अपने पर करोड़ों रुपये का कर्जा था, उसको उतारा, और जैसे ही मैंने उसको उतारा तो मैंने नेचर को बताया कि मैं इस पैसे का यूज़ करना चाहता हूँ। आज मैंने मेरे स्वर्गीय पिताजी की याद में, मैं जहाँ पे श्री गंगन का रहने वाला हूँ, वहाँ पे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बना रहा हूँ जिसमें नो लॉस नो प्रॉफिट में मैं काम कर रहा हूँ। तो आपको नेचर को बताना है। मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं 10,000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। तो आपको ये बताना है कि मैं ये काम करूँगा, ये मेरे पास पैसा आएगा तो इसका मैं यूज़ क्या करूँगा, और फिर वो सही जगह पे बैठना है, सही चीज़ों पे काम करना है। तो पैसा तो ऊपर वाले तो देना ही है, किसी के पास पड़ा हुआ है जो उसका सही यूज नहीं कर पा रहा है, वहाँ से निकाल के आपके पास ट्रांसफर करना। मैंने कुछ आपको थोड़ा ना देना है। करेक्ट। सो एक कम्युनिटी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा। कम्युनिटी में मेरे से पूछा था कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आए ना तो उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछना, तो थोड़े से अतरंगी लग सकते हैं आपको, बट जो लोगों ने पूछा है मैं एज इट इज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। तो कोई पूछता है हमसे कि जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आए तो आप ना सर, वरुण सर, ये पूछना कि जैसे सचिन तेंदुलकर सर हैं, उनके बेटे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, क्या अब यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, पैटर्न्स होंगे ऑफ कोर्स, बट क्या हम एस्ट्रोलॉजिकली इसमें, जैसे कि एक तो है कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेलेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बट क्या एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, वास्तु के अकॉर्डिंग या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उनका सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अब आप ये बात, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि किसी का सिलेक्शन, पहली बात तो मैं ये बोलूँ, एक गली में बच्चा क्रिकेट खेल रहा है
और वो आईपीएल में जाना चाहता है या वो इंडिया टीम में खेलना चाहता है, तो वो बनना चाहता है, तो एक अलग बात है। लेकिन एक बंदा जिसका टॉप 30 में नाम आ गया है, टॉप 20 में नाम आ गया है, लेकिन जैसे ही वो सिलेक्शन के वक्त, परफॉर्मेंस के वक्त अपनी कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस नहीं कर रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। मैं अब ये नहीं कहना चाहता कि वो सचिन तेंदुलकर का बेटा है, मैं कहता हूँ वो इनफैक्ट किसी का भी बेटा हो सकता है। ओके, ठीक है, लेकिन यदि वो उसका नाम टॉप 20 में आ गया है या टॉप 30 में आ गया है, लेकिन जी। वो 14 में नहीं आ रहा है जी या 15 में नहीं आ रहा है, जबकि वो उसके लायक था, जी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाग्य उसके साथ में नहीं है। तो यदि हम उसको एक ऐसी दिशा में बिठा दिया जाए जहाँ पे उसका जो परफॉर्मेंस के वक्त परफॉर्मेंस ना कर पाना, आप इसको मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छा खेल रहा है, घरेलू क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहा है, उसका बहुत अच्छा नेम एंड फेम है, लेकिन एन वक्त पे जब परफॉर्मेंस का टाइम है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो परफॉर्मेंस के वक्त परफॉर्मेंस नहीं कर पाना के मतलब कोई ना कोई ग्रह उसके पीछे लगा हुआ है जो उसको वो आगे बढ़ने नहीं दे पा रहा है। और यदि हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको यदि हम मना लेते हैं, तो आप परफॉर्मेंस के वक्त परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे फिर सचिन तेंदुलकर का बेटा हो, चाहे फिर वो धोनी का भाई हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसका सिलेक्शन होगा और वो इंडियन टीम में खेलेगा। एक आईपीएल से रिलेटेड सवाल है, बट उससे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है वो आईपीएल देख के। आरसीबी के बहुत बड़े फैन क्लब हैं, लाइक कि बहुत लोग आरसीबी को चाहते हैं बिकॉज ऑफ विराट कोहली एंड टीम की वजह से कि प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहती है, सब अच्छा चल रहा होता है, बट टीम आज तक जीत नहीं पा रही। क्या हो रहा है ये? लाइक इसके पीछे भी कुछ है कि भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा, कि क्या दिक्कत है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि यदि एस्ट्रोलॉजी की मदद से या वास्तु की मदद से हम आईपीएल का कब तक जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं। अब ये भी तो युद्ध ही है ना, आप देखो ना, मैंने अभी आपसे बात की थी कि जितने भी पुराने राजा महाराजा थे, तो ये क्या यज्ञ करते थे, ये यज्ञ करते थे, या इनके जो जितने भी दरबार थे ये वास्तु के अकॉर्डिंग बने हुए थे। हाँ। इनके जितने भी ग्रह थे ये इनको मनाते थे। हाँ। तो उसी प्रकार से जो आईपीएल की टीमें हैं, तो हर टीम का एक मालिक है, हाँ। हर टीम का एक ऑफिस है। हाँ। तो यदि हमें देखा जाए कि जैसे मान लो आरसीबी की बात करते हैं, चाहे वो इंडियन मुंबई की इंडियन की बात करते हैं, यदि इनके ऑफिस का इस प्रकार से वास्तु किया जाए, उनको ग्रहों की मनाया जाए और उनकी पूजा की जाए, तो नेचर भी उनके साथ देगी। ऑफ कोर्स उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खेलना तो देखिए, आप मेरी बात सुन, जितनी भी टीमें आज आईपीएल में खेल रही हैं, 12 की 12 टीमें हैं, तो 12 की 12 टीमें जीतने का तो दम रखती हैं, सब रखती हैं। तो इसका मतलब एक टीम ऐसी है जो कभी भी आईपीएल नहीं जीती और एक टीम ऐसी है जो मल्टीपल जीत रही है, और वो भी टीम ऐसी है जो जिसमें टॉप के खिलाड़ी हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं चीजें उनके फेवर में नहीं आ रही हैं। अब आप देखिए ना कि वर्ल्ड कप में बात करता हूँ तो साउथ अफ्रीका हमेशा सेमीफाइनल में जाके हार जाती है, अभी फाइनल में पहुंची नहीं है। तो मैं साउथ अफ्रीका की यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे लिए उनका वास्तु करना थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बदल रहा है। नहीं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात नहीं कर रहा कि वहाँ का मालिक के भी ग्रह मुझे देखने पड़ेंगे, लेकिन यदि मैं आईपीएल की बात करता हूँ तो मेरे लिए करना आसान है, क्योंकि वहाँ का मालिक एक पर्टिकुलर एक बंदा है, मुकेश अंबानी है या नील अंबानी है या प्रीति जिंटा है, तो उनका भाग्य उस टाइम क्या कह रहा है और उनका वास्तु क्या कर रहा है, तो उन दोनों को लिंक करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। यदि आज मैं इंडियन क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ तो इंडियन टीम का मालिक कौन है? इंडिया का राष्ट्रपति भी और इंडिया का मोदी भी है, तो उनका भी लग कहीं ना कहीं उनके साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए एक युद्ध है, ये एक कॉर्पोरेट विनिंग है, तो हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और कोई भी टीम या कोई भी चीज आगे जब बढ़ना चाहे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के हिसाब से आगे बढ़ सकता है। ओके, अब जैसे आईपीएल की बात चल रही थी तो बहुत सारे लोग हैं ना, सवाल जो आते हैं ना वो या तो मजाक में आते हैं या सच में सीरियस है, आई डोंट नो, बट मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि यार आईपीएल के टाइम पे बहुत सट्टे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट अभी का टाइम चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, एक पूरे देश का ध्यान एक जगह और बहुत सारे सट्टे जो लगा रहे हैं उनका ध्यान कहीं और है। तो इसके पीछे भी चीज़ें काम करती है। लाइक मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, आई हैव समवन जो मोबाइल इंडस्ट्री में है, एंड दे सेड कि यार जब भी मैच का टाइम आने लगता है, जैसे वर्ल्ड कप आने लग रहा है, आईपीएल आने लग रहा है, तो हमारे पास ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि हमारे को इसी नंबर के फ़ोन नंबर्स चाहिए। अब वो बुकीज़ के होते हैं, क्या होता है आई डोंट नो, और मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, नहीं तो पता चले मेरे को ही उठा के लेंगे कितनी इन्फॉर्मेशन इस पर कहाँ से आ रही है। बट द थिंग इज़ कि बहुत सारे नंबर के हिसाब से ना फ़ोन नंबर बिकने स्टार्ट होते हैं, जिनसे ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी। तो क्या न्यूमरोलॉजी फैक्टर इसमें असलियत में इन चीज़ों में भी काम कर रहा है? देखिए, एक न्यूमरोलॉजी का फैक्टर हो गया। मैं आपको बताऊँ, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की 1% विद्या है, मात्र 1%। तो उसमें 1% को न्यूमरोलॉजी के बाद नंबर वास्तु भी आता है, फिर मैंने बोला एलिमेंट वास्तु भी आता है। तो वो धीरे धीरे मैं उसका टोटल कैलकुलेशन भी करूँ तो 10 से 15% के ऊपर ये काम नहीं करती है। यदि मैं वास्तु की बात करता हूँ तो ये 20 से 30%, 25% काम करता है।
और यदि मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, ये 30% से 40% काम करता है। ठीक और उसके है। बाद जो हवन, तंत्र, मंत्र, यज्ञ, ये सभी 20 से 30% काम करते हैं। तो ये सभी का जैसे मैनिफेस्टेशन, जैसे आपको बोला, हाँ। तो इस सारा का मिलके पूरा 100% का एक पैकेज है जो काम करता है। हाँ। अब आपकी कुंडली में 2 नंबर के पैसे कमाने के योग है कि नहीं है? अच्छा। आपकी कुंडली में सट्टे से पैसा कमाने के योग हैं कि हाँ। नहीं है? तो इसके भी एक योग हैं। तो अभी देखिए ना कि आज यदि मैं बात करता हूँ सट्टे की या शेयर मार्केट की, हाँ। तो हर बंदे की कितने लोग पैसा कमा रहे हैं शेयर मार्केट से या सट्टे से? मुश्किल से 1%, 2% या 10%। हाईएस्ट साइज 10% भी ज़्यादा है। ज़्यादा है, 10% में नहीं कह ट्रेडिंग सकता। कर रहे हैं वो तो हाँ, डूबते ही हैं ज़्यादा। डूबते ही हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि आपकी कुंडली में योग होने चाहिए कि आपकी कुंडली में पैसा मेहनत से पैसा है कि आपकी कुंडली में बैठे बैठे पैसा आना है, कि आपका आपने पिछले जन्म में ऐसे इतने अच्छे कर्म कर दिए। हाँ। तो दूसरा भाव, 8वां भाव और 11वां भाव यदि आपस में जुड़ जाए तो आपकी कुंडली में लॉटरी लगने का योग भी होता है। आपकी कुंडली में 2 नंबर से पैसा कमाने का योग भी है। या लाइक आपकी- कुंडली मतलब जैसे लॉटरी होती है, लाखों लोग खरीदते हैं और आते फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो उन तीनों का कुछ अलग ही योग है। अलग ही योग है। तो आप हो Damn. सकता है आपकी कुंडली में लॉटरी लगने का योग हो। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को लॉटरी लगने का योग अभी पीछे मेरा पॉडकास्ट हुआ तो हाँ। मैंने बताए हैं। लेट्स सी, जैसे उनके निकलेंगे तो आई विल शेयर यू कि जिनकी कुंडली में लॉटरी लगने का योग है आई विल नॉट आस्क दैट। या मतलब कि 1 नंबर का पैसा या 2 नंबर का पैसा कमाने के जी। योग हैं तो उस फील्ड में जाएं और खूब पैसा कमाते भी हैं। लेकिन जिनके ये योग नहीं है तो इनसे बचना चाहिए। रातों रात पैसा कमाना सभी का सपना है, लेकिन आपकी कुंडली में यदि मेहनत से पैसा कमाना है तो भी आप बहुत अमीर बन सकते हो, आप अरबपति खरबपति बन सकते हो। मतलब पैसा कमाना पॉसिबल है, बस ये देखना है कि आपके में मेहनत से है तो आप मेहनत ज़्यादा बढ़ा दो तो पैसा आ जाएगा, अगर बैठे बिठाया तो फिर उसके लिए कुछ करो तो भी आ जाएगा। बट द थिंग इज, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ऑफकोर्स ये बात है कि सट्टे से कमाया पैसे को अच्छा नहीं माना जाता, राइट? आपने बोला कि अगर किसी के पिछले जन्म में कर्म अच्छे हैं तो वो सट्टे से भी पैसा कमाएगा तो उसको अच्छा आएगा क्योंकि उसने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं। बट क्या वो इस जन्म में अपने कर्म खराब नहीं कर लेगा? बिल्कुल कर रहा है। यदि वो ऐसी तरीके से इसी पे ही डिपेंड है तो कर्म खराब कर रहा है। लेकिन मैं बताता हूँ कि यदि आपकी कुंडली में योग है तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। आप उससे पैसा कमाएं और समाज को दें, समाज के रूप में यूज करें। आप मतलब लोगों को गलत तरीकों को भी सही किया जा सकता है। गलत देखो, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कहता कि आप सट्टे के रूप में पैसा कमाओ। मैं कहता हूँ आपकी कुंडली में लॉटरी का योग है ना, तो आप लॉटरी लो। लॉटरी तो किसी ना किसी को निकल रही है। जरूरी नहीं है कि जैसे अब किसी की मैंने देखा था कि कोई छोटे उसमें टीवी निकल जाता है, फ्रिज निकल जाता है, तो वो भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेशुमार दौलत ही आ जाए। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में टीवी या कुंडली, तो उसको एक बार कुंडली जरूर चेक करानी चाहिए। और उसको क्या पता उसकी कुंडली में बड़ा लॉटरी का योग हो और वो छोटी कर रहा है, रातों रात छोटी लॉटरी डाल रहा है, वो फ्रिज में रातों घुस अमीर रहा है। बन जाए। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि 1 नंबर की इनकम या 2 नंबर की इनकम, इसके भी योग हैं। और यदि आपको, और मैं इसमें वास्तु के अकॉर्डिंग में बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग यदि बात करेंगे, अभी तक आपने वास्तु की बात सुनी है, तो ये कहा जाता है कि जितना मकान का मालिक है उसको साउथ वेस्ट में सुलाना चाहिए। साउथ वेस्ट में सोना चाहिए। अभी मैं अभी दिल्ली में हूँ, कल ही किसी का वास्तु कर आया हूँ जी। तो मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखा तो उसकी 7 नंबर राशि 12वें घर में आ रही थी। ओके। तो मैंने बोला कि आप साउथ वेस्ट में सोओगे तो आपका नुकसान होना चालू हो जाएगा। अच्छा। तो अब ये देखना है कि आपको वास्तु के अकॉर्डिंग, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी वो क्या कह रही है, तो आपको कहाँ सोना चाहिए, आपको कहाँ बैठना चाहिए। वास्तु सबके लिए सेम नहीं है। वास्तु सबके लिए अलग अलग है, उसकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग, उसकी जन्म तिथि के अनुसार अलग है। हर आदमी को सोने की जगह अलग है। एस्ट्रो वास्तु। अब एस्ट्रो वास्तु का भी मैंने एक नई टेक्निक अपनी डेवलप की है जिसे मैं मास्टर वास्तु कहता हूँ। अभी ये पूरे इंडिया में जो मैंने जितने लोगों से सीखा या उनसे मैंने अपनी खुद की टेक्निक डेवलप की है जी। बताइए। तो ये एक टेक्निक ऐसी है जिसमें मैं बताता हूँ कि आपकी डिजायर फुलफिलमेंट की जगह कौन सी है। आप यदि हेल्थ आपकी खराब है तो हेल्थ को ठीक करने का जोन कौन सा है, कहाँ पे आप बैठना शुरू कर देंगे तो आपका हेल्थ रिकवर होना शुरू हो जाएगा। आपको नेम एंड फेम चाहिए, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आपका जो रील है वो एकदम से हिट हो जाए, आपके सब्सक्राइबर हिट हो जाए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखिए, मैं बता दूंगा कि आपको इस जोन में आप बैठते हैं या आप अपनी कंपनी का लोगो या फिर अपना नेम, जो आपका पॉडकास्ट का नेम है, या अपना नेम और अपना फोटो वहाँ पे लगा देते हैं तो आपका नेम एंड फेम दुनिया में एकदम से छा जाएगा। ये टेक्निक, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के पता लगेगा। इनको ये टेक्निक मैंने अपने ऊपर लागू की। आप देखें कि मेरा एक जो लास्ट का पॉडकास्ट था वो जबरदस्त हिट गया है। तो आज के दिन में होपफुली ये भी जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से एक पैसे का जोन है। मुझे सब लोग कहते हैं, जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं या वास्तु एक्सपर्ट हैं, वो सब लोग कहते हैं कि आपको वेस्ट में बैठना चाहिए। आपको साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए, जबकि मैं नॉर्थ वेस्ट में बैठा हूँ। मेरे ऑफिस आके देख लीजिए
नॉर्थ वेस्ट में बैठा हूँ। अभी मैं कल दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में किसी का टेक्निकली आप अभी भी नॉर्थ वेस्ट में बैठे हो, I अभी भी guess। नॉर्थ वेस्ट में हाँ, क्योंकि ये साउथ वो पड़ता है। हाँ। तो अभी मैं बहुत सारे मैं इंडिया के बहुत बड़े वास्तु एक्सपर्ट हैं, वो उनकी रील में मैंने देखा था कि उन्होंने बोला कि यदि आपकी एंट्री साउथ वेस्ट की है हाँ। तो आपको गरीब होने से कोई रोक नहीं सकता। Okay। अभी मैं कल ग्रेटर कैलाश में था, हाँ। तो वहाँ पे मैं किसी का वास्तु करने गया था, तो हम्म। मैंने देखा कि यहाँ पे सभी की सभी जो घर की एंट्री है वो साउथ वेस्ट की है। हाँ, सभी की पूरी जो लेन है पूरी की पूरी लेन है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के, एक नहीं है, ऐसी कम से कम भी 50 गलियां हैं। हाँ। तो साउथ, और सभी की बिल्डिंगें बहुत बड़ी हैं। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये डराने वाली एस्ट्रोलॉजी है, डराने वाला वास्तु नहीं होना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में साउथ वेस्ट की एंट्री है और आपकी कुंडली में राहु भी खराब है तभी आपको इफेक्ट करेगी। ओके। और यदि आपका साउथ वेस्ट की एंट्री, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको राहु को मनाओ, आपको हो सकता है यही एंट्री आपको अरबपति खरबपति बना दे। मतलब आपकी चीज, आपकी लाइफ में सारी चीजें एक अगर कुछ भी इम्पैक्ट कर रही हैं तो वो सिर्फ एक वजह से नहीं कर रही, मल्टीपल रीजन। और अगर आप लाइफ में बहुत ज्यादा खराब हो कि आपको करोड़ों का कर्जा हो रहा है, कैंसर भी हो रहा है, तो आप बहुत सारी चीजें आपकी गलत हो रही होंगी उस टाइम पे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, अभी जैसे कई लोग कई वास्तु एक्सपर्ट बोलते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो आपको कैंसर होगा ही होगा, आपको ऐसा होगा ही होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जो 100 साल से उनका नॉर्थ ईस्ट में किचन है, तो ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा होने से पहले नॉर्थ ईस्ट किसका ग्रह है? नॉर्थ ईस्ट गुरु का ग्रह है। नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी शक नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन उसका एक उपाय भी है, उसका बिना तोड़ फोड़ के भी उपाय है। यदि आपका ऐसा है तो मतलब कि मैंने बहुत से वास्तु एक्सपर्ट को ऐसा कहते हुए सुना है कि इसका कोई तोड़ नहीं है जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसका तोड़ है, इसका उपाय भी शास्त्र में लिखा है, लेकिन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब नहीं होनी चाहिए, बट अगर आपकी है तो आप उसको सही कर सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ क्या बोलते हैं, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। हाँ। तो आदमी कहीं ना कहीं तो बनाएगा ना, कहाँ कौन कौन लोग ध्यान रखेंगे, उसका एक उपचार है। अब एक बात बोलते हैं कि साउथ 90% जो आर्किटेक्ट हैं, 99% वो साउथ ईस्ट में किचन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ना? आग्नेय कौन है? जबकि आपके होरोस्कोप में 12 नंबर राशि में यदि मंगल बैठा हुआ है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऑफ द कैमरा चेक की तो 9 नंबर ज़्यादा है, और यदि आप साउथ ईस्ट में किचन बना लेते हो तो आपके लिए मंगल आपको उल्टे प्रभाव देना शुरू कर देगा। ओके। आपके लिए, क्योंकि आपके लिए अग्नि जोन पहले से ही बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे आपने साउथ ईस्ट में किचन बना लिया तो आपके घर में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहेंगे, आग लगने के चांसेस रह सकते हैं, आपकी बॉडी में एक रह सकता है। तो साउथ ईस्ट की बजाय आपको नॉर्थ वेस्ट में किचन बनाना चाहिए। तो ये मेरे कहने का बैलेंस करना बेसिकली। हाँ, मेरे कहने का मतलब है जो एस्ट्रोलॉजी जो वास्तु है ये डेट ऑफ बर्थ से है। तो सबसे पहले क्या है? एस्ट्रोलॉजी है, फिर न्यूमरोलॉजी है, फिर वास्तु है, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यदि आप सभी चीज़ों को, चारों चीज़ों को क्लब करते हैं तो चीज़ें आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। ओके, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। हर एक फाउंडर, हर एक बिजनेसमैन, हर एक कॉर्पोरेट वाले इंसान का जो कंपनी स्टार्ट कर रहा है या एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो एंड गोल सपना यही देता है, या तो मेरे को अपनी कंपनी का आईपीओ निकालना है। तो अब इसके लिए भी योग बन रहे हैं या फिर हार्डकोर मेहनत ही करें बस? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में मैं क्या हुआ, जयपुर में एक मेरे क्लाइंट हैं जो आज की डेट में मेरे पार्टनर बन चुके हैं बिजनेस के अंदर। ओके। तो उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो मैं उनसे मिला तो उनका उस टाइम पे जो शेयर था वो 400 रुपये का था। ओके। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 7-8 महीने पुरानी बात है। तो मैंने उनके जो कुछ शेयर थे उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक जगह पे उनके लगवा दिए, उनकी मैंने जो सीटिंग चेंज करवा दी। तो उनके ऑफिस में आज 200-250 लोग स्टाफ है। तो सब लोग कहने लगे कि सर इनको क्या हो गया। हाँ। देखते ही देखते वो 400 रुपये का शेयर 800 रुपये का हो गया। 50%। उन्होंने उनको स्प्लिट कर दिया और वो वापस कितना का रह गया? 400 रुपये का। 2 कर दिया ना उन्होंने, स्प्लिट कर 2 शेयर में बांट दिया, तो हाँ। 400 रुपये का शेयर वापस 700 रुपये का हो गया। तो उन्होंने मुझे आज के रेट में अपनी कंपनी में बना लिया और उन्होंने बोला कि आचार्य जी आप मेरे पार्टनर बन जाइए, हम काम मिलकर करेंगे। जो इस इंडिया में नहीं हुआ, मतलब कि जो हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि फील हो रहा कि इस मतलब कि एस्ट्रोलॉजी पे भी उतना काम नहीं हुआ जो काम होना चाहिए था। तो देखो ना, मैंने आज से ये एक विजन बोर्ड पे लगाया था अपने 1 साल पहले कि मेरा ऑफिस जयपुर शहर में या किसी बड़े शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होना चाहिए। यदि आप मेरा विजन बोर्ड देखेंगे तो सेम 90% वैसी ही बिल्डिंग मुझे मिल गई। आज मेरा जयपुर में ऑफिस है, आज मेरे ऑफिस में करीब 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं। करीब एक मैंने एनी टाइम एस्ट्रो के नाम से हमने एक एप्लीकेशन उन्होंने डेवलप की, तो हमारे उस पर करीब 150 लोग एस्ट्रोलॉजर काम कर रहे हैं। जो मेरा एक विजन बोर्ड था, सेम वैसा ऑफिस, वैसा चैम्बर, वैसा ही पैसा, वैसी ही वेल्थ क्रिएशन मेरे पास आ गई। वो चीज़ें अपने पास मेरे पास आनी शुरू हो गई हैं जो मैं चाहता था। मैंने क्या किया कि मैंने अपना विजन बोर्ड उसी दिशा में लगाया जहाँ मुझे
लगाना था। अब विजन बोर्ड की भी एक शेप होती है, आपको स्क्वायर में लगाना है, आपको रेक्टेंगल में लगाना है, आपको ट्रायंगल में लगाना है, आपको त्रिकोण लगाना है या आपको गोल में लगाना है। उसका एक कलर है, उसमें कौन सा कलर होना चाहिए, उसका कौन सा कलर नहीं होना चाहिए। फिर आपका एक देवता है, मैं आपको बता आपका प्लांट है, ये सब चीज़ें हैं। और मैंने वो सब कुछ करना शुरू किया अपनी लाइफ में, चीज़ें रास्ते अपने आप मिलने, अपने आप चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो मतलब कि आपको लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी या मैं आपको बोला चमत्कार नहीं है। अक्सर लोग बोल देते हैं कि 200 ग्राम चने की दाल मंदिर में रखा, ये कर दे, तेरे को करोड़पति बनाने के उपाय आज सोशल मीडिया पे आपको खूब मिल जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने यदि ये पहले अपने पे लागू किया, वो चीज़ें अपने आप देखी, आज मैं आपके पास हूँ, तो ये अकेले मेरे आज लक नहीं है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली मैंने इसको किया। किताबी ज्ञान नहीं है। और मैनिफेस्ट को मैंने ऊपर अप्लाई किया। मैंने आज आपको बता रहा हूँ कि 1000 मतलब कि 10,000 से ज़्यादा मैंने चार्टों पे काम किया और 1000 से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर पे काम किया कि वो एस्ट्रोलॉजी बताते कैसे हैं। आज मैं दिल्ली में बात करता हूँ तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके पास 50-50 लोगों की लाइन लगी हुई है। वो 5 मिनट में देखते हैं और बताते हैं कि तू ये कर ले। अब बड़े बड़े वास्तु कंसल्टेंट है, कोई बोल रहा है कि मैं करोड़ों में फीस लेता हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं मेरा ऐसा चार्ज देता। तो मैं कहता हूँ कि आप करोड़ों में फीस लीजिए, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने कितने लोगों को अमीर बनाए तो ये तो बताइए। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने उस पर कितना फोकस से काम किया, आपने उस पर नंबर, आपने कौन सी विद्या का यूज़ किया, आप कैसे बने, आप लोगों को अमीर बना के अमीर बने हो या लोगों को सिर्फ सिखा के अमीर बने हो। तो ये जरूरी है। अब जैसे बहुत सारे लोग, जैसे अब कम्युनिटी में ही हमसे पूछते हैं कि कुछ लोग हैं जिनको डॉक्टर बनना है, कुछ लोग हैं जिनको IAS ऑफिसर बनना है, तो क्या इसके लिए भी योग होता है? क्योंकि जैसे देखा जाता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग साल बर्बाद करते हैं, अपना 2 साल 3 साल करते रहते और IPS IAS नहीं क्रैक कर पाते। तो इसके लिए भी कोई योग होते हैं या क्या होता है? बिल्कुल योग होते हैं। आपके मैं पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी कुंडली में उपचय भाव होते हैं। उपचय भाव, ओके। तीसरा भाव, छठा भाव, 10 नंबर भाव और 11 नंबर भाव, ये 4 भाव होते हैं। इनमें जितने ज़्यादा पापी ग्रह बैठे होंगे, पापी ग्रह या अशुभ ग्रह बैठे होंगे, आदमी के IAS से IPS के लिए करने के योग उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है कि पापी ग्रह और अशुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? वही पूछने वाला था मैं। तो 2 तरीके के ग्रह होते हैं, एक शुभ ग्रह होते हैं, एक अशुभ ग्रह होते हैं। ओके। शुभ ग्रह सॉफ्ट ग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा हुआ, गुरु हुआ, शुक्र हुआ, ये सॉफ्ट ग्रह हैं। ये सामने वाले की बात को ना मान लेते हैं, सामने वाले की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी की भाषा में अशुभ कहा गया है, लेकिन वो असल में अशुभ नहीं है, या पापी कहा गया है। जैसे शनि हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, और उसमें मंगल भी आ गया, उसमें सूर्य भी आ गया। ओके। ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो पापी ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं। सब मतलब कि सर कुछ में किसी को क्रूर ग्रह बोला गया, किसी को पापी ग्रह बोला गया, किसी को शुभ ग्रह बोला गया। ये ग्रह ऐसे हैं जो सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं, फेवरेबल नहीं होते। ये मतलब कि ये अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, सामने वाले की सुनेंगे तो सही या नहीं सुनेंगे, लेकिन इनका मतलब अपना कुछ लोग दबंग हैं, कुछ लोग आतंकवादी हैं, कुछ लोग IPS हैं। अब मान लीजिए जितने भी डॉक्टर हैं आपकी कुंडली में, जितने भी जो लोग ऑपरेशन का काम करते हैं, उनकी कुंडली में ये योग बताता हूँ, मंगल और केतु का योग होगा, तभी वो डॉक्टर हैं। जितने भी डॉक्टर हैं, आप कैमरा पे क्लेम कर रहे हो कि अभी जितने भी डॉक्टर्स देख रहे हैं, तो उन सब की कुंडली में ये योग होगा, मंगल और केतु की युति होगी। हाँ, होगी। चाहे वो डॉक्टर कौन सा बोल रहा हूँ, सर्जन डॉक्टर, सर्जन, ओनली सर्जन। मैं इसमें नॉन मतलब ऐसे नहीं जो बाकी डॉक्टर्स नहीं, सर्जन डॉक्टर की। और जितने भी जो शूटर हैं, ओके, जितने भी शूट करते हैं, उनकी कुंडली मंगल और केतु होगा। और अब ये है कि वो आतंकवादी बनेगा कि IPS बनेगा। हाँ, अब शूटर तो दोनों है ना, यदि उसी कुंडली में सूर्य और मंगल हाँ, नीच का होकर बलवान है तो आतंकवादी बन सकता है या वो गलत रास्ते में जा सकता है। और सूर्य, मंगल और केतु यदि वो उच्च का होकर बलवान है तो समाज की सेवा में लगेगा। तो ये रोका जा सकता है, जैसे आपने बताया पहले वाला कि वो आतंकवादी बन सकता है, ये कुंडली या से फिर प्रेडिक्ट किया जा रहा बन सकता है ना, या फिर किसी का मर्डर गलत तरीके से, मतलब कि वो एक गलत जगह पे जा सकता है जहाँ नहीं जाना चाहिए मॉरली। तो क्या ये रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, अगर पहले फिगर आउट हो जाता है तो। हाँ, तो बिल्कुल बात इस पे की जा सकती है कि ये इसका सूर्य मंगल दोनों नीच का या केतु नीच का होकर बलवान होकर बैठे हुए हैं, तो मतलब उसकी सोच अच्छी नहीं होगी। उसकी सोच शुरू से ही, आपने देखा ना, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, वो गन रखते हैं, हथियार रखते हैं, वो मारने की प्रवृत्ति रखते हैं। उनको लगता है कि मुझे किसी ना किसी प्रकार से अमीर बनना है, पैसा कमाना है। एक बंदा ऐसा है जो IPS बन के पैसा कमाना चाहता है या एक दुनिया की सेवा करके बात को करना चाहता है। अच्छा, ये क्या होता है कि जैसे बहुत सारे IPS बनने के बाद करप्ट हो जाते हैं, उसमें क्या योग बनता होगा? देखिए, करप्ट होना नहीं होना मैं आपको बताऊँ, वो एक अलग योग है, ठीक है। वो आपके पास जैसे बहुत सारे IPS ऐसे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर ऐसे हैं जिंदगी भर जिनका नाम ही ऐसा 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। और बहुत सारे नेता ऐसे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
इस बात को लेके बदनाम है। तो आपकी कुंडली में योग ऐसा है कि 2 नंबर का भाव 8 नंबर के साथ 11 नंबर के साथ बन गया तो आपके पास पैसा आएगा। आपका आप 2 नंबर से पैसा आएगा, रिस्पेक्ट नहीं आएगी। नहीं पैसा भी आएगा, रिस्पेक्ट भी आती है। ओके। अब किसी के पास पैसा रहता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं रहती है, तो रिस्पेक्ट का एक भाव अलग है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खूब सारा पैसा है लेकिन मार्केट में उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनकी मार्केट में रिस्पेक्ट है। तो रिस्पेक्ट का या सुख का भाव है वो 4th हाउस है, जो 4था हाउस है। और जो आपका स्टेटस का भाव है वो 10th हाउस है। 10th हाउस वो आपका स्टेटस का कि आपकी मार्केट में कितनी आपकी रेपो होगी, मार्केट में कितना पैसा होगा। और पैसा आएगा कैसे, 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। वो 2 नंबर का भाव का संबंध आपका किस हाउस से, रिलेशन किस हाउस से बन रहा है वो डिपेंड करता है। या आप 1 नंबर का पैसा कमाने के इच्छुक रहेंगे, आप 2 नंबर पे पैसा कमाने का इच्छुक, आप ये इन प्रक्रिया में आपको पैसा चाहिए या आपको सीधे तरीके से पैसा चाहिए, तो ये डिपेंड करता है। बहुत सारे, एक मैं सवाल ऐसा पूछूंगा, बहुत सारे यंगस्टर्स खुश हो जाएंगे क्योंकि मोस्टली स्टार्ट्स बता रहे हैं कि लोग ये बनना चाहते हैं। तो अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है तो उसकी उसमें क्या भाव होंगे? देखो यूट्यूबर का जो हाउस है वो 3rd हाउस है जी, और बोलने का जो हाउस है वो 2nd हाउस है। मैं भी आज तक आपको मैंने सिर्फ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ देखी थी मैंने अभी नंबर से देखी थी। हाँ। मैं भी आपको एक बात बताना चाहूँगी, यदि आप आज एक अच्छे यूट्यूबर बनने जा रहे हैं या कितना अच्छा बोलते हैं तो आपके 2nd हाउस का संबंध 10th हाउस से या 11th हाउस से होगा। और आपके यूट्यूब का संबंध यदि आपके पास मल्टीपल सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो 3rd हाउस का संबंध 10th हाउस से या 11th हाउस से होगा। यदि आपका संबंध उन हाउस से नहीं है तो 3rd हाउस है। यदि मैं 11th हाउस की बात करूं, जो 12 हाउस की बात करूं, तो उसमें एक जो हमने अभी उपचय भाव बताया ना, 3rd हाउस साहस का है, 3rd हाउस पराक्रम का है। जितने भी नेटवर्किंग बिजनेस में हैं, MLM के बिजनेस में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में, उनका 3rd हाउस है। जितने भी कोचेस के बिजनेस में हैं, जो कोच बनना चाहते हैं, चाहे वो कोच किसी भी चीज़ के हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के कोच हैं, चाहे वो हेल्थ के कोच हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के कोच हैं, तो उनका काम नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये है कि उनके 3rd हाउस का संबंध 10th हाउस से और 11th हाउस से नहीं है। क्वेश्चन आता है कि क्या ये संबंध बनाया जा सकता है? क्या ये बनाया जा सकता है? आपको ऐसी बात? बिल्कुल बनाया जा सकता है। ओके। अब मैं ये तो कहता हूँ, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपको घर बैठे बैठे रेमेडीज करनी है, घर बैठे बैठे बातें करनी है, तो आपको ये देखना है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये संबंध बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल ये बात बताना चाहता हूँ, ये कोचिंग है। ये आप आए और बोले कि आचार्य जी आज ही मुझे ये संबंध बना दीजिए और मुझे अगले 3 महीनों में ऐसा, तो इसमें कम से कम भी 3 से लेकर 1 साल तक का टाइम लगता है। जैसे आप एक डॉक्टर के पास गए, आपको हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलेगा, आपका बीपी चेक करेगा, आपका शुगर चेक करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करेगा। यदि ये तीनों चीज़ें अच्छी नहीं है तो पहले उनको मेंटेन करेंगे, तभी आप ऑपरेशन के एक प्रोसेस में जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि आपको पैसा कमाना है तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। आप मेरे पास आएँ, सोच कर आएँ कि मुझे 3 महीने से लेकर 1 साल का टाइम देना पड़ेगा। तो यदि आप उस प्रोसेस में आते हैं तो आप अपनी इनकम को क्या कर पाएंगे, मल्टीपल कर पाएंगे, टाइम 100 टाइम कर पाएंगे। यदि आप सोचेंगे कि मुझे तो एक बाबा चाहिए ऐसा जो आए और मुझे मुट्ठी में डाल के कुछ दे दे, तो शायद फिर मेरे पास आप गलत आ रहे हैं। राइट, गॉट इट। अच्छा, फिर अब बात आपने छेड़ी है तो व्हाई नॉट। बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे कोई जाता है तो बस, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इसमें, अब मैं पढ़ रहा था, इस सिद्धि का कॉन्सेप्ट होता है, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, कि जैसे कोई होते हैं कि वो बस पानी ही कहते हैं कि आप ये पी लो आपका काम हो जाएगा, और लोगों का हो भी जाता है, या वो कुछ फूक के दे देते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और पॉजिटिवली भी होती है, नेगेटिव भी होती होंगी, बट होती ही हैं, और पॉजिटिव भी होती हैं। तो इसके पीछे क्या साइंस है, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये भी एक सिद्धि है। सिद्धि, पानी को चार्ज किया जाता है। जैसे अच्छा। अभी आप मेरे यदि क्लाइंटों से बात करोगे तो मैं सब क्लाइंटों को एक पानी को चार्ज करके देता हूँ। ओके, ठीक है, मैं उन्हें बताता हूँ कि आपको कौन से गिलास में पानी पीना है। आपको कांच के गिलास में पानी पीना है, आपको तांबे के गिलास में पानी पीना है, आपको पीतल के गिलास में पानी पीना है, आपको चांदी के गिलास में पानी पीना है। तो ये 2nd हाउस में देखता हूँ कि कौन से ग्रह का प्रभाव है। जैसे मेरे को तांबे के गिलास में पानी पीना है, कि मैं तांबे के गिलास में पानी पीऊँगा तो मेरे लिए पैसा ज़्यादा अट्रैक्ट होगा मेरे पास में। मेरे को सब बोल के गए कि मेरे को चांदी में पीना चाहिए, तो इमोशंस मोस्टली 90% लोग चांदी के गिलास में पानी पीने के लिए कहते हैं, मोस्टली, क्यों, चांदी क्या पैसा है। लेकिन मैं फिर बताऊँ, मैं इसमें मेरा कंसेप्ट लगा है। मैं कहता हूँ कि आपको चांदी के गिलास में पानी पीना हमेशा आपके लिए अच्छा हो भी सकता है और अच्छा नहीं भी हो सकता। यदि ये चंद्रमा आपका नीच का बैठा हुआ, चंद्रमा खराब बैठा हुआ है और आप चांदी के गिलास में पानी पी रहे हो तो आपके हेल्थ इशू खराब रहने लग जाएंगे। तो कौन से गिलास में पानी पीना है ये आपका 2nd हाउस सेट करेगा और प्लस 6th हाउस आपका डिसाइड करेगा जी। अभी सिद्धि की मैं बात करता हूँ, पैसा चार्ज करने की बात करता हूँ। ये एक, इसे सिद्धि बोलते हैं। जैसे अभी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो सामने वाले को देखते ही बता देंगे तो मेरे पास किस काम से आया है, या कुछ लोग ऐसे नंबर देख के बताते हैं कि तेरे फादर का नाम पहले किस अक्षर से शुरू। तो ये एक ऐसी सिद्धि है जिसे हम मोस्टली कर्म पिशाच की सिद्धि कहते हैं, कि जिसको आप पिशाच की मदद से आप लेते हैं।
तो मैंने दिस कहता इज हूँ वेरी नेगेटिव आई गेस, एक्चुअली क्योंकि इसका एंड अच्छा नहीं है। इसका एंड कभी सिद्धि का, जैसे आप कोई भी नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को नेम एंड फेम करना चाहते हैं तो उसका कहना कि नेगेटिव असर आप पर आएगा ही आएगा। आपको सिद्धि लेनी तो ऐसी सिद्धि लो ना, वाक सिद्धि लो, कि कौन सी? वाक सिद्धि, वाक सिद्धि। कि मैं बोलूँ सामने वाले जाता का काम हो जाए। ओके। ठीक है, या आप ऐसी स्पर्श सिद्धि लो कि मैं किसी को छू दूँ, जैसे आपने बोला ना कि आप ऐसा कर दें तो किसी का काम हो जाए। तो मैं इस सिद्धि पे काम कर रहा हूँ, 90% तक मेरी सिद्धि पूरी हो चुकी है। तो मैं ऊपर वाले से हमेशा ये मांगता हूँ कि कोई भी मेरे पास आए तो हे भगवान, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तेरा काम कर रहा हूँ, और मेरी इतनी क्या औकात है कि मैं किसी को अमीर बना दूँ, या मैं किसी को या किसी का ये कर दूँ। तो भगवान मैं तो तेरा काम कर रहा हूँ, मुझे वाक सिद्धि, मैंने उस सिद्धि के लिए प्रोसेस है वो मैंने पूरे किए हैं। ओके। और उसका एक प्रोसेस है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं कैसे, मतलब कैसे, क्या प्रोसेस एक साल का एक प्रोसेस होता है। आपको गंगा जल के अंदर, गंगा में के अंदर कुछ देर रह के, घंटों रह के वहाँ पे पानी में कुछ मंत्र जाप करने पड़ते हैं, कुछ हवन करने पड़ते हैं, कुछ फास्ट करने पड़ते हैं, कुछ मौन व्रत रखने पड़ते हैं। सुबह 3 बजे उठ के कुछ साधना होती है, कुछ साधना ऐसी हैं जो अमावस्या की रात को होती हैं। सारी सात्विक होती है, तामसिक होती है? सब आप या सात्विक mixture भी है? कर सकते हैं, आप तामसिक भी कर सकते हैं। तो मैंने कोई भी तामसिक नहीं किया। ओके। मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि मैं कि तामसिक या मैं गलत पिशाच से करूँगा तो उसके इम्पैक्ट अल्टीमेट लास्ट में आने तो मेरे को ही है ना, मेरे को ही आने। तो कर्म ही है एक तरीके से। कर्म ही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी काम कराऊँ तो देवी देवताओं से कराऊँ। ओके। यदि मुझे बहुत ही फास्ट चलना है तो मैं राक्षस से काम, आपने बोलना कि पिशाच से काम या उनसे भी मैं करा सकता हूँ। तो लेकिन मुझे ये समझ में आ गई है कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन देवी देवताओं के सारे में आगे बढ़ना है। तो चाहे स्लो बढ़ेंगे बट अच्छे से बढ़ेंगे। लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी के, मैं सीधी इस प्रकार से ले रहा हूँ कि मैं किसी को बोलूँ मैं ऊपर वाले का काम कर रहा हूँ, तो हे भगवान जो मेरे पास आए मुझे हैप्पी मनी देकर जाए, और मुझे खुशी खुशी मनी देकर जाए, और उसका काम भी होना चाहिए। इस प्रकार की वाक सिद्धि दो। यदि मैं किसी के ऊपर हाथ रख दूँ तो उसका काम हो जाना चाहिए, क्योंकि वो काम मेरा नहीं है, वो काम तो आपका ही है ना। तो लोग, यदि आपका काम हो रहा है तो विश्वास किस पे बढ़ेगा? तो हे भगवान तेरे पे तो बढ़ेगा। तो मैं इस प्रकार से काम करना चाहता हूँ। मुझे इसमें कोई जल्दी नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैं आप मेरे क्लाइंटों से बात करें देखेंगे ना तो मैं बड़ा सॉफ्टली बात करता हूँ उनसे। आधा घंटा 1 घंटा उनकी बात क्लाइंट से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे 2-2.5 घंटे से बात ही कर रहा हूँ। तो यू आर वेरी सॉफ्ट। हाँ, तो मुझे लगता है कि ना उनके साथ में एक फैमिली वाला नेचर। देखो, एक बंदा आपके पास जब आता है ना, वो दुखी होकर आ रहा है, वो परेशान होकर आ रहा है, और आप 5 मिनट देख के बोल देते हो। मोस्टली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो एक लोग बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर पत्री उठा के फेंक देते हैं, तेरे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तेरे में विष योग है, तेरे में चंद्रमा शनि है, तेरे में तू पितृदोष है, तू ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पीपल विल हार्ट इट। वो हो चाहे ना हो, वो आदमी वैसे ही मर जाता है। उसे बताया जाता है कि तेरे 5 साल के बाद तेरे साथ यही होने वाला है, 10 साल के बाद तेरे साथ यही होने वाला है। तो मैं कह रहा हूँ कि होने वाला है वो तो होके ही रहेगा उसमें, लेकिन आप उसका कोई वैसा उपाय अगले को बता दो ताकि वो चीज़ें कम हो जाएं, इम्पैक्ट लो हो जाए। आप उसको पहले ही डरा दिया, वो जाके आदमी ना, जो आदमी का कॉन्फिडेंट है वो क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है, वो बंदा मतलब के अंदर से टूट जाता है। तो आज आपके देखो 90% लोग या 99% लोग सुबह से लेते हैं शाम तक भगवान की पूजा करते रहते हैं, बड़े बड़े माथे पे तिलक लगा रहे हैं। आप देखो मेरे माथे पे कोई तिलक नहीं है, क्योंकि मेरे लगन में राहु बैठा हुआ है। मैंने यहाँ पे जैसे ही मंगल को एक्टिवेट कर दिया, लाल तिलक लगा दिया तो राहु दब जाएगा। मैंने ऑरेंज कलर तिलक लगा दिया तो राहु दब जाएगा। मैंने चांदी का तिलक लगा दिया तो राहु दब जाएगा। तो मैं राहु को क्यों दबाऊँ भाई? राहु तो मेरे लिए अच्छा है, राहु लगन में बैठा हुआ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। मैं राहु को कह रहा हूँ तू अपना काम करना, तो अपने हिसाब से काम करो। तो ये आपको तिलक लगाना है कि नहीं लगाना? यदि आपकी 1 नंबर राशि 8वें घर में बैठी हुई है तो आपको तिलक नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, तो ये कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, कौन सा तिलक लगाना है, मैं लोगों को ये भी बताता हूँ कि आपके जो चंद्रमा है वो 27 नक्षत्रों में गुजरता है। अब आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है? तो महीने में 3 दिन आपके लिए ऐसे हैं जो मर्डर हैं, जो वध हैं, जो आपके लिए कहीं पे भी अच्छे नहीं है। तो मैं लोगों को बताता हूँ वो 3 दिनों में काम आपको नहीं करना चाहिए, कोई भी। हाँ, कोई भी काम यदि आपको करना है तो उसके बेसिकली एक उपाय हैं। उसके बाद 3 दिन ऐसे हैं जो आपके लिए मर्डर तो नहीं है लेकिन प्रत्यरी हैं, और उसके बाद 3 दिन ऐसे हैं जो विपत हैं, और ऐसे ही 3 दिन बहुत अच्छे हैं जो आपके अति मित्र दिन है, फिर आपके मित्र दिन है, फिर संपत्ति दिन है। आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, आप संपत्ति वाले नक्षत्र में लो ना, महीने में 3 दिन आते हैं, संपत्ति का नक्षत्र आता है। आप इस दिन प्रॉपर्टी लो ना, प्रॉपर्टी का आप मंगल कितना भी अच्छा नहीं हो आपके लिए, तो वो संपत्ति आपको नुकसान नहीं देकर जाएगी, यदि फायदा नहीं देकर जाएगी। तो संपत्ति आपकी बिकेगी जब आप उसको बेचना चाहो तो। यदि आपने वो संपत्ति विपत के नक्षत्र में ले ली, वध के नक्षत्र में ले ली, संपत्ति चाहे अरबों रुपए की है चाहे वो खरबों रुपए की, आप देखो ना कितने सारी प्रॉपर्टी हैं वो नहीं बिकती हैं। मैं प्रोजेक्ट वास्तु भी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट आता है तो अक्सर लोग रियल एस्टेट के लोग घर का वास्तु तो करवाते हैं। क्या आपने किसी बिल्डर को देखा कि वो अपना वास्तु करवाता है?
नहीं करवा रहा, तो बिल्डर को भी एक वास्तु करवाना चाहिए कि वो जो टाउनशिप के अंदर जो पार्क बनाए वो कहाँ बनाए, डैम, यस, हाँ, वो स्विमिंग पूल बनाए तो कहाँ बनाए, वो कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल बनाए तो कहाँ बनाए, यदि वो एंटरटेनमेंट बना रहा है, एंटरटेनमेंट वाला जोन Club. बना रहा है, क्लब बना रहा है तो कहाँ बनाए, इलेक्ट्रिसिटी वाला रूम बना रहा है तो कहाँ बनाए, वो खुद के बैठने की जगह कहाँ बनाए, खुद का ताकि ऑफिस ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनके खिलाफ ना बगावत जाए, वगैरह, बगावत ना करे, वो एंट्री कौन सी करें, और जो घर का जो मॉडल है वो कौन सी दिशा में रखे, नाइस, ताकि लोगों को ज़्यादा जल्दी लोगों के बारे में पता लगे, अपना ऑफिस का स्टाफ कहाँ बनाए, तो अकाउंटेंट कहाँ बिठाए, तो लोगों को वो कहाँ पे आके वो दिखाए, जो उसने एक वर्चुअल या सैंपल हाउस बनाया है। तो इस तरीके से कितनी भी चीज़ें हैं, तो ये सब वास्तु के अकॉर्डिंग, जोन के अकॉर्डिंग तय होती है, इसे नगर वास्तु बोलते हैं। तो जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने लिए तैयार करते थे, तो आज के प्रोजेक्ट में लागू होता है। तो इसी प्रकार से वहाँ की उन लोगों की एंट्री कहाँ दें ताकि वो भी लोग फले फूलें। देखो वहाँ पे रहने वाले लोग, और आप ये बोलते थे कि मेरा प्रोजेक्ट 100% वास्तु से अप्रूव्ड है, तो कैसे प्रकार से लोग बिल लेंगे, लोग आपका माल बिकेगा भी। आज देखिए कि मोस्टली 50% जो बिल्डिंग बनाते हैं लोग, उनका 60-70% तो माल बिक जाता है, लेकिन प्रॉफिट वाला माल जो बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट, वो रुक जाते हैं। अब 90% लोगों को देखेंगे ना, तो डिले भी बहुत होते हैं, बहुत डिले भी हो जाते हैं, अप्रूवल्स नहीं मिलती, तो आप इस तरीके की एंट्री देते हैं। मोस्टली प्रोजेक्ट में जो लैंड है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। जैसे नोएडा में भी एक बिल्डिंग गिराई गई, बिल्डिंग रहेगी, क्या था उसके पीछे? तो हो सकता है उसके पीछे बहुत बड़ा वास्तु दोष हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी का आपने बिल्डिंग रहेगी, आपको मालूम है कि जैसे हम बिल्डिंग पे काम शुरू करते हैं, तो बिल्डिंग से पहले बिल्डिंग का कनेक्शन भी, लैंड का कनेक्शन भी आपके भवन से होना चाहिए, भवन से, बिल्डिंग से। ओके, अब अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन तो सिर्फ एक भूमि पूजन, एक ओनली एक भूमि से परमिशन ली जाती है कि हम आपका काम शुरू कर देते हैं। अब एक लैंड है, वहाँ पे क्या पता कोई बंदा मरा हो, पशु मरा हो, कितने लोग हैं जो हम भी कुछ उपाय से बताते हैं कि आपको सुनसान जगह में जाकर दबा कर आने हैं, वहाँ पे क्या पता कोई तंत्र मंत्र हुआ हो, कोई चीज़ें हुई हो, तो आपको मतलब किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले भी उसकी लैंड का भी एक वास्तु होता है, जिसे हम भूमि प्रन्यास या भूमि विन्यास कहते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और ये सिर्फ कॉर्पोरेट को करना चाहिए या फिर जैसे सभी अब कोई अपनी प्लॉट लेके घर बनाता है? सभी को करना चाहिए। सबको करना चाहिए। जिस प्रकार से माँ के बच्चे में पेट में बच्चा होता है, वो 9 मंथ रहता है जी, तो भोजन कहाँ से लेता है? एक नाड़ी के थ्रू लेता है। तो आप चाहते हैं कि आपकी भूमि में हमेशा करंट रहे, आपकी भूमि में, आपके भवन में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहे, तो आपको अपनी ज़मीन का, अपनी लैंड का भूमि विन्यास करना चाहिए। यदि भूमि विन्यास करते हैं तो हमेशा भूमि में आपकी जो घर में अंदर है पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, एक करंट रहेगा, और वहाँ पे रहने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था। मैं कह रहा हूँ ये कंसेप्ट अभी आप फिर वास्तु की बात चल रही है, किसी ने मुझे बताओ आपके पॉडकास्ट में या भूमि विन्यास के बारे में या भूमि प्रन्यास के बारे में किसी ने बात की है तो मुझे बताइए। आपको मेरे चेहरे पे हैरानी नहीं दिखती। तो मैं आपको अभी एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वास्तु से पहले वास्तु, और वास्तु के बाद वास्तु है। कैसे? सुनिए, अभी तक वास्तु की बात क्या चल रही है कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। किसी ने इंटीरियर वास्तु की बात की क्या? एक पॉडकास्ट किया था मैंने इंटीरियर वास्तु है। तो अब बात सुनिए, पहले वास्तु से पहले वास्तु मतलब पहले भूमि विन्यास होता है, फिर प्लानिंग का वास्तु होता है, फिर इंटीरियर का वास्तु है जी, और फिर एक्सटीरियर का वास्तु है कि आपके घर का बाहर का वो दिखना कैसे चाहिए, एलिवेशन कैसा होना चाहिए। तो ये वास्तु का पूरा एक पूरा प्रोजेक्ट है। तो मेरे कहने में अक्सर आज हम लोग महंगे से महंगा घर बनाते समय महंगे से महंगा आर्किटेक्ट हायर कर लेते हैं, महंगे से महंगा इंटीरियर डिजाइनर हायर कर लेते हैं, अच्छे से अच्छा कारपेंटर, मिस्त्री, सामान, ये लकड़ी, लेकिन एक अच्छा वास्तु एक्सपर्ट अपने हायर नहीं करते हैं, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हायर नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई गौरव तेरे को आता है, चल तू बता दे साउथ ईस्ट में किचन है, ये नॉर्थ ईस्ट में किचन है। तो ये घर, तो सपनों का घर जिसमें आप अपने सपने पूरे होते देखना चाहते हैं, तो पैसे आप तो लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ही पैसे खर्च करने चाहिए। डैम, दैट्स सो नाइस एंड इम्पॉर्टेंट। आज के पॉडकास्ट में इट्स लाइक कि मैं हर पॉडकास्ट में सुन रहा होता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, बट आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। लाइक आई कैन से कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। सो हमने जब कम्युनिटी में बताया था कि आप आ रहे हो, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, ये हैं वो हैं। सो इज़ दैट ट्रू कि आप बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो? और बहुत सारे आपको टैग्स दे रहे थे कि कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ आप काम करते हो ऑफकोर्स। और जहाँ तक हमने बात करी, मैंने भी टॉपिक वही छेड़ा कि सर पैसा कैसे कमाया जाए, पैसों के पीछे क्या योग बनते हैं। और जितने भी सवाल आए सब ने एक वर्ड यूज़ किया, आपको अमीरों का एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। व्हाट्स दैट?
तो मैं दोस्त इसमें बताना चाहूँगा कि मैं अमीरों का नहीं, मैं अमीर दिल वालों का एस्ट्रोलॉजर हूँ। ओह एक्चुअली क्या है कि लोग आते हैं, लोग ये बात को कहते हैं कि पहले ये मेरा काम कर दो, तो फिर हम आपको फ़ी देंगे। शुरू-शुरू में ऐसा मेरे साथ हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कि यदि आप मुझे ये कहेंगे कि आप ऐसा करके दिखाएँ, साथ किसका होना चाहिए? ऊपर वाले का होना चाहिए। मैं आपको अमीर बनाने वाला कौन हूँ? मैं तो आपको एक रास्ता बताता हूँ, मैं आपको एक पाथ बताता हूँ, जिसमें मेरी एक मेहनत लगी है। आज मैंने 50 लाख रुपए से ज़्यादा इसे एक फ़ीस खर्च कर दी, मैंने एस्ट्रोलॉजी या इसको सीखने में। तो एक मैंने अपना दिन रात दी है। आज मेरे ब्लड के अंदर, आज मेरे सपने में सोते हुए आप पूछोगे ना कि ये काम कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूँगा। आज मेरे ब्लड के अंदर न्यूमरोलॉजी भी है, ब्लड के अंदर नंबर वास्तु भी है, एलिमेंट वास्तु भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है। और एस्ट्रोलॉजी की ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो मुझे नहीं आती है, चाहे वो लाल किताब है, चाहे वो पाराशरी है, चाहे वो केपी है, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी है, चाहे वो अगस्त्य नाड़ी है, चाहे वो आज की जो लेटेस्ट है भास्कर इंटरलिंक थ्योरी, जिसे में हम सामने वाले के सेकंड से भी उसकी डेट ऑफ बर्थ को निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपने बताया कि मेरा 3:15 में जन्म हुआ है, तो 1 सेकंड में पूरे वर्ल्ड में 4 बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, तो आपने बोला कि 3:15 पर जन्म हुआ, तो 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा हुए, तो 1 मिनट में कितने हुए? 240। तो इसका मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ में 240 बच्चे पैदा हो गए हैं। तो मैं पहले सेशन में ये रेक्टिफिकेशन नहीं करता हूँ, बटन रेक्टिफिकेशन नहीं करता हूँ, ये मैं सेकंड सेशन में करता हूँ। पहले सेशन में आपको बताया ना कि जब मैं ऑपरेशन करना शुरू करता हूँ तो उसकी पहले धीरे-धीरे रेक्टिफाई चलती है। तो रेक्टिफिकेशन में सेकंड सेशन में शुरू करता हूँ। ओके। पहले तो मैं उसका खांसी, जुकाम, बुखार या जिसे कहते हैं कि वो ठीक करता हूँ। फिर सेकंड सेशन में उसका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करता हूँ, जिसमें हम पहुँचते कि उसका जन्म वो यूनिक डेट ऑफ बर्थ, वो यूनिक सेकंड, जिसमें मैं आपको ये तक बता देता हूँ कि आपका जन्म 3:15 में नहीं दोस्त, 3:14 15 सेकंड और 800 मिली सेकंड हुआ है। नैनो सेकंड्स भी पकड़ते हो आप? नैनो सेकंड भी, सेकंड के भी सेकंड पकड़ते हैं, जिसमें उसकी यूनिक डेट ऑफ बर्थ दी जाती है। तो फिर सेकंड स्टेप में उसको बताया जाता है कि अब आपको इस तरीके से काम करना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप, यदि मैं 1000 लोगों की वास्तु एक्सपर्ट या वास्तु करता हूँ या एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो सक्सेस रेशियो क्या है मेरा? तो मैं बताता हूँ कि 500 से 600 लोगों के काम जो मेरा रिजल्ट आता है, तुरंत लोग मुझे बताना शुरू कर देते हैं कि सर मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। 30% या 20% लोग ऐसे हैं जिनके रिजल्ट 2 या 3 महीने के बाद आने शुरू हो जाते हैं। 10% लोग हैं जिनके रिजल्ट 2-3 महीने से भी ज़्यादा टाइम में आने शुरू होते हैं, जो मेरा पता है। 10% लोग ऐसे जिनके रिजल्ट कभी भी नहीं आते हैं। अच्छा, ठीक है, और ऐसा क्यों? देखो मैंने आपको क्या बोला कि करना किसने है? करना तो ऊपर वाले ने है ना। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है, मेरा काम आपको राह दिखा दी। राह दिखाना है, उन चीज़ों को की तरफ लेके जाना है जहाँ पे आपको जाना है। आप कुछ लोग 10% लोग ऐसे भी जो पूरी शिद्दत से नहीं कर रहे हैं, या पूरी इंटेंशन से नहीं कर रहे हैं, या उस भावना से नहीं कर रहे हैं। वो आए हैं मेरे पास कि सिर्फ मुझे एस्ट्रोलॉजर बना दो, या मुझे अमीर बना दो, मुझे अरबपति बना दो, मुझे खरबपति। तो आपको दोस्त एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको वेट करनी पड़ेगी, आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि पहली दवा आप पे काम ना करे, हम दवा को चेंज कर देते हैं। लेकिन आप दवा ली नहीं है और अब दवा का असर नहीं आप पे हुआ और आप ये कहने लग जाएं कि ऐसा भी हो सकता है। कोई डॉक्टर भगवान नहीं है। एग्जैक्टली। ओके सर, परफेक्ट। थैंक यू सो मच कि मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला, चीज़ें क्लियर हुई, समझ आया। पैसे की एक सबसे बड़ी लेसन जो मैं इससे लेके जा रहा हूँ, जो मैं ऐसा फील करता था कि इफ़ आई आस्क गॉड फॉर मनी देन आई विल बी सेल्फिश। अपने अंदर ही प्रिंसिपल्स थे जो कि आज आपने चैलेंज किया, विच इज़ वेरी नाइस। मेरे को हेल्प करेगा ये पर्सनली, और ऑफ कोर्स लाखों लोग जो देख रहे हैं उनको भी। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। एक सवाल मैं सबसे पूछता हूँ लास्ट में, पर उससे पहले आप लास्ट में ऑडियंस को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखो, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु या न्यूमरोलॉजी या मैनिफेस्टेशन ये आपकी मदद कर सकती है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और आप चमत्कार देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रास्ता आपके लिए अनुकूल हो जाए, रास्ता आपके लिए हो जाए, तो कोई भी सड़क टूटी को जब हम नया बनाएंगे तो थोड़ी परेशानियाँ भी आएंगी, थोड़े चैलेंज भी आएंगे। यदि आप उनका सामना करने के लिए तैयार हैं और आप चाहते हैं कि मेरी रोड 120 की हाईवे बने, तो आपको मिट्टी भी ला के रखनी पड़ेगी, आपको डामर भी देना पड़ेगा, और आपको ऐसी सड़क भी बनानी पड़ेगी जो 20-30 साल आपके लिए चले। तो जब लाइफ में चेंजेस आएंगे, जब लाइफ में परिवर्तन आएंगे, तो आप पॉजिटिव होकर आइए। आप इन बातों को लेकर आइए कि मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, जिसमें मुझे 20 कंसिस्टेंसी भी उसमें मेंटली क्लियर होनी चाहिए। यदि आप इस कंसिस्टेंसी से या आप इस पॉजिटिव थॉट्स के साथ आ रहे हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी ये आपकी हेल्प करेगी, प्रकृति आपकी हेल्प करेगी, नेचर आपकी हेल्प करेगी, ग्रह आपकी हेल्प करेंगे। यदि आप किसी और चमत्कार आपके साथ में होने लग जाएंगे। और यदि आप इस तरीके से आ रहे हैं कि आज ही मुझे मेरा 20 करोड़ का कर्जा है, मैं 1 मिनट में बता दूं, तो हो सकता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि
ऐसा होता है, ऐसा कई बार ऐसा हो भी जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ आप इस एक्सपेक्टेशन से मत आइए। आप एक्सपेक्टेशन से कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे 100 करोड़ रुपये कमाने हैं, या मुझे 10 करोड़ रुपये कमाने हैं, जो आपकी सोच है। और प्रकृति इसमें कैसी हेल्प करे, नेचर कैसे हेल्प करे, कौन से मैं सिग्नेचर करूँ, कौन से मैं नाम रखूँ, किस तरीके का कलर मैं यूज़ करूँ, कौन सा दिन मेरे लिए अच्छा है। अब एक रिक्शे वाले की बात करते हैं, एक रिक्शे वाला भी पैसे कमाना चाहता है, वो उसके लिए हो सकता है कि 1000 रुपये दिन के बहुत हैं, और एक आदमी के लिए 1 लाख रुपये भी दिन के कम है। तो आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है, आप बताइए और ऊपर वाले को बताइए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको मांगना किसके साथ है, किस देवता से बात करनी है। तो यदि आपकी शिद्दत से, आप उस इंटेंशन से काम करेंगे तो ऊपर वाला देने को तैयार बैठा है, उसने छाप कर नहीं देने, पैसा प्रकृति के पास ही पड़ा है, और ऊपर वाले को पता है कि कौन मेरे पैसे को अच्छे से यूज कर पाएगा। बेसिकली यू आर अ मैसेंजर, मैसेंजर, एक माध्यम बन रहे हो, जैसे मैं एक माध्यम बन रहा हूँ, आपकी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, ऐसी उनकी इच्छाएं आप भगवान तक पहुँचाने का काम कर रहे हो, राइट? और ऊपर वाला आपके ऊपर वो काम करेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी संतान हो। जब आपको ये पता लग जाए कि मुझे मांगना किससे है और ये काम मुझे करना कैसे है, तो ऊपर वाला भी आपके साथ में हो जाएगा, और आप 1 और 1 11 हो जाएंगे। 11 हो जाएंगे। परफेक्ट, सो थैंक यू सो मच। लास्ट सवाल मेरा यही रहता है सबसे, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा रहा दोस्त, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप जैसे लोग इस जो आप लोगों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपके माध्यम से हम पहुँच पा रहे हैं। और लाखों लोगों का मैं चाहता हूँ, किसी का हेल्थ इशू है या किसी को पैसा कमाना है, लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन आप इस एटीट्यूड के साथ में आए कि ये चीज़ें मतलब कि पॉजिटिव में हों, और हम एक पॉजिटिव आदमी के साथ मिलने जा रहे हैं। सवाल से पूछा मैंने, बहुत बढ़िया, पसंद आया आपका भी? हाँ। परफेक्ट, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, मेरे को भी बहुत मजा आया। जी, थैंक यू।